स्टार्टेड ना सर? हेलो। Yes, sir. ओके सर। यस सर। ओके सर। ओ सर चलो हाँ। अच्छा, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू सर। तो आज इको के क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे मैं आपको बताता हूँ। ऐसे हम लोग नेशनल इनकम पढ़ रहे थे ना, तो नेशनल इनकम में ऑलरेडी मैंने फॉर्मूलाज एंड कॉन्सेप्ट्स डिस्कशंस किया था। अभी दो चीज़ में बात करना थोड़ा सा बाकी है। एक मेजरमेंट करने का कुछ तरीका होता है जीडीपी को, यानी जीडीपी कैसे मेजर किया जाता है, यानी जीडीपी मेजरमेंट का कुछ तरीका होता है। दैट इज ऑल्सो नोन एज मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम। जीडीपी नेशनल इनकम का एक बहुत नामों में से एक नाम। मैंने लास्ट दिन आपको एक शेयर भी किया था ग्रुप में, उसमें जीडीपी, जीएनपी, एनएनपी, फिर एक आया था एनएनपीएफसी या फिर नेट नेशनल इनकम, है ना। इस तरह का चीजें डिस्कस हुआ था फॉर्मूला वाइज, और कॉन्सेप्ट भी दिया था कि किस तरह से चीजें चलते हैं। तो आज मेनली मेरा फोकस रहेगा कैलकुलेशंस मैटर्स में, थोड़ा बात करेंगे कि एग्जाम में ना नेशनल इनकम से काफी सारे कैलकुलेटिव क्वेश्चंस पूछते हैं, और वो कैलकुलेशंस में न्यूमेरिकल्स बोल सकते हो आप, न्यूमेरिकल्स रिलेटेड टू नेशनल इनकम। और उसके साथ साथ अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो तो आप सारा बात समझ सकते हैं। तो चलो मैं स्क्रीन शेयर कर लेता हूँ और देखते हैं सर क्या क्या चीज़ें बताना है। 10 दिन का फॉर्मूला वगैरह आई थिंक आप लोगों को याद है, मैं आपको ये सब चीज़ें बोला था। जीडीपी उसका डेफिनेशंस दिया था, फिर जीडीपी का फॉर्मूला कैसे बनता है वो बताया था, एनडीपी उसके बारे में बोला था, फिर आपको एनएनपी जो सबसे पॉपुलर नेशनल इनकम का डेफिनेशन है। क्यों एनएनपी सबसे पॉपुलर है जानते हो? क्योंकि इसमें एक्सपोर्ट इंपोर्ट दोनों काउंट होता है। स्पेशली अगर हम लोग फॉरेनर्स को कुछ पेमेंट कर रहे हैं और हमारा इंडियन बंदा फॉरेन में जाके कुछ कमा के लेके आ रहे हैं, दोनों इनकम को काउंट किया जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं एनएफआईए, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। अब मानो अगर फॉरेनर को ज्यादा पेमेंट कर रहे हैं और फॉरेन से कम कमा के लेके आ रहे हैं, तो इसका इम्पैक्ट कुछ ऐसा होता है कि देश का पैसा एक सेकंड। तो नेट नेशनल प्रोडक्ट के बारे में जो चीज है वो क्या है कि इसमें एक्चुअली फॉरेन इनकम एंड, मैं जो बात एक्चुअली कर रहा था आपसे कि फॉरेनर को अगर हम कुछ पेमेंट कर रहे हैं और फॉरेनर से फॉरेन में जाके कुछ इनकम करके लेके आ रहे हैं, अगर ये खराब हालत हो ना, सपोज हमको फॉरेनर को ज्यादा देना पड़ रहा है और हमारा इनकम फॉरेन से कम है, तो ये इम्पैक्ट क्या होता है, नेट नेशनल इनकम, नेट फॉरेन इनकम फ्रॉम अब्रॉड जो होते हैं वो थोड़ा लॉस भी हो जाता है, और इसमें देश के लिए थोड़ा चिंता हो जाता है। जैसे इंडिया नॉर्मली फॉरेन से अच्छा खासा ही कमा के लाते हैं, जो फॉरेन में जाके सर्विस देके इनकम करते हैं, लेकिन एज वेल एज बाहर के लोग भी इंडिया में आके एज ए सीईओ, एज ए एक्सपर्ट्स काफी रोजगार करते हैं। तो दोनों चीज हमारे मोटा मोटी बैलेंस है, बट सर्टेन कंट्रीज का ऐसा देखा जाता है कि इवन इंडिया में भी प्रॉब्लम था एक टाइम पे कि बाहर के लोगों को बहुत पेमेंट करना पड़ता है। अगर आपके देश में नॉलेज कम हो ना तो आपको बाहर से लोग लाना पड़ता है, और अगर आपके देश का लोगों का नॉलेज कम है तो बाहर जाके आपको कम ही इनकम करने का मौका मिलेगा। ये सिनारियो दिन दिन कम हो रहा है, मैंने थोड़ा सा बैलेंस हो रहा है। पहले बहुत ज्यादा प्रॉब्लम था इंडिया से, सिर्फ लेबर रिलेटेड मैटर में ही बाहर लोग जा पाते थे, लेकिन अभी धीरे धीरे चार्टर्ड अकाउंटेंट, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स ये लोग भी बाहर जा रहे हैं। सो कहीं ना कहीं इम्पैक्ट धीरे धीरे बदल रहा है, समय लगेगा थोड़ा सा चीजों को बदलने में। तो इनएनपीएट फैक्टर कॉस्ट, ये बेसिकली नेशनल इनकम को अगर कॉस्ट से कनेक्ट किया जाए
तो वो कॉन्सेप्ट यहाँ से आता है जो मैं लास्ट दिन बोला था कि एनएनपीआर फैक्टर कॉस्ट इक्वल्स टू नेशनल इनकम इक्वल्स टू एफआईडी प्लस एनएफआईए, जहाँ पर एफआईडी का मतलब होता है फैक्टर इनकम अर्न इन दी डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ ए कंट्री। अब फैक्टर इनकम क्या है बोला था ना सर, बोलो फैक्टर इनकम क्या होता है? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को जो मिलता है, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या है? लास्ट दिन सेक्टर्स इकोनॉमी बोला था, याद है? वन सेक्टर इकोनॉमी, टू सेक्टर इकोनॉमी, सॉरी वन नहीं, 2, 3 एंड 4 कंपनी। वेरी गुड। तो उसमें जो चीजें आया था इसी के अंदर से मैं दिया था ग्राफ को, बोला था कि कॉन्सेप्ट ये था कि फैक्टर इनकम बने वो हो जाता है जैसे मानो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। सो फॉर एग्जांपल लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप, 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है। इसमें से जिनसे आप लैंड ले रहे हो उनको आप क्या दे रहे हो? रेंट दे रहे हो। लेबर, जिनसे आप लेबर ले रहे हो उनको क्या दे रहे हो? वेजेस। तो किसी के लिए वेजेस क्या हो गया? इनकम। किसी के लिए लेबर रेंट क्या हो गया? इनकम। किसी के लिए एंटरप्रेन्योरशिप का क्या हो गया? प्रॉफिट। और इंटरेस्ट, कैपिटल के बदले जो इंटरेस्ट पे करते हैं उसके लिए हो गया इनकम। तो किसी के लिए इनकम है तो किसी के लिए वो क्या हो जाता है? खर्चा। ठीक है, मैंने किसी के लिए फैक्टर कॉस्ट है तो किसी के लिए वो फैक्टर इनकम है। तो वही चीज बोल रहे हैं कि फैक्टर इनकम अर्न इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ ए कंट्री, और उसके साथ क्या ऐड किया जाता है? एनएफआई, मैंने नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। ठीक है, इसके अंदर अब्रॉड इनकम को नेट क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि जो देश के अंदर उनको दे रहे हैं उसे माइनस करना है, और विदेश से जो इनकम करके लेके आ रहे हैं उसके साथ एडजस्ट करना है। अगर पॉजिटिव होगा तो पॉजिटिव, नेगेटिव होगा तो नेगेटिव। तो ये एनएनपीआर फैक्टर कॉस्ट भी बहुत वाइटल कॉन्सेप्ट था। फिर मैंने आपको डिस्पोजेबल इनकम के बारे में बोला था। अब आ जाते हैं सर धीरे धीरे मैं आपको रियल इनकम, उसमें एक चीज था ये थोड़ा सा बताते हैं रियल इनकम क्या है और मेथड्स ऑफ मेजरिंग नेशनल इनकम। इसमें 3 मेथड सबसे पॉपुलर होता है सर। एक होता है प्रोडक्शन मेथड या वैल्यू एडेड मेथड, एक होता है इनकम मेथड, और एक होता है एक्सपेंडिचर मेथड। अब ये तीनों मेथड मैं आपको एक एक करके बताता हूँ। उससे पहले आपको मैं बताता हूँ कि सर एक्चुअली क्या होता है ये नेशनल इनकम का। जैसे रिसेंट एक अपडेट है, चलो आपको थोड़ा सा ना कनेक्ट करना चाहिए प्रैक्टिकली, 2-3 मिनट बताता हूँ। जैसे देखो इंडिया का रिसेंटली कुछ लास्ट क्वार्टर का रिजल्ट आया है जिसमें इंडिया का इकोनॉमी थोड़ा स्लो डाउन हुआ है। माने जिस तरीके से इकोनॉमी ग्रो करना चाहिए उस तरीके से इंडियन इकोनॉमी उतना ग्रो नहीं किया है। अब मैं ज्यादा डिटेल्स में नहीं जाऊंगा, ये सब डिटेल्स बोलने जाएंगे तो फिर सिलेबस बहुत देरी हो जाता है। लेकिन इतना आपको मैं बताना चाहूंगा कि जैसे इंडिया जीडीपी ग्रोथ डेटा टू बी रिलीज्ड ऑन November 29 इज लाइकली टू शो ए शार्प स्लो डाउन। मैंने ये अभी तक डिक्लेयर हुआ नहीं है, होगा। इसमें इंडियन इकोनॉमी कॉम्पेयर टू 8.2% ग्रोथ फॉर द फुल ईयर एंडिंग मार्च 24, मैंने लास्ट ईयर का ग्रोथ हुआ था 8.2% जीडीपी ग्रोथ हुआ था। एंड बल्क ऑफ दिस slump is in just one segment which is dragging the economy down। अब किसी किसी एरिया में इकोनॉमी काफी डाउन शो कर रहा है। इसके पीछे सिर्फ इंडियन मैटर नहीं है, फॉरेन मैटर्स भी काफी हैं, क्योंकि ये इंटरनेशनल एक फिनोमेना चल रहा है। वर्ल्ड इकोनॉमी में एक वार सिचुएशन है, चीजों का दाम इंटरनेशनल लेवल में भी काफी प्रॉब्लमेटिक है, तो उसका इम्पैक्ट इंडिया में भी। अब ये देखो आप यहाँ पर ना इंडिया का जीडीपी एस्टिमेशंस, मैंने जीडीपी का ग्रोथ का एक एस्टिमेशंस दिया है। एक तो हमारे आरबीआई की तरफ से दिया गया है कि इंडिया का जीडीपी, जीडीपी के बारे में मैं आपको पिछले 2 क्लास में बोला था कि व्हाट इज जीडीपी। जीडीपी का फुल फॉर्म सर क्या है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन, जिसमें किसी एक फाइनेंशियल ईयर में किसी एक पर्टिकुलर टेरिटरी में जितना भी प्रोडक्ट प्रोड्यूस किया जाता है उसका मनी वैल्यू में कन्वर्ट करके उस कंट्री का जीडीपी मिलता है। इन सिंपल कहा जाए, जो भी चीजें प्रोड्यूस होता है, माने अगर हम लोग इस घर में रूम में भी क्लास में बैठे हुए हैं तो क्लास के अंदर जो भी चीजें आपको दिखाई दे रहा है आप इससे भी ये कनेक्ट कर सकते हो। आप बैठे हो, आपका बैग, मोबाइल, बेंच, पैनल्स, कंप्यूटर्स, लैपटॉप्स, लाइट, एसी, फैन, जो दिखाई दे रहा है, कॉपर, इलेक्ट्रिसिटी चल रहा है तो जो दिखाई दे रहा है, एल्यूमिनियम गेट बना हुआ है, ठीक है, एवरीथिंग, लोहा, लक्कड़, एवरीथिंग। माने बंगाली में एक कहावत है, बोलते हैं कि माने किसी भी चीज को डिटेल्स में बोलने का एक कॉन्सेप्ट होता है। आई थिंक जो लोग बंगाली समझता है समझ जाएगा। माने और बंगाली मतलब पायर चूल थे कि माथार नोक बोलें, पायर चूल माथार चूल थे के सॉरी, माथार चूल थे के पायर नोक बोलें। ठीक है, माने जो भी चीजें हो सकता है फ्रॉम हेड टू फीट, ठीक है, फ्रॉम हेड टू फीट ईच एंड एवरीथिंग प्रोडक्शन होता है।
उसी का मनी वैल्यू कन्वर्जन को हम लोग जीडीपी में मैंने कनेक्ट करते हैं। स्पेशली यहाँ पर भी कुछ चीजें प्रॉब्लम है, जैसे ऑर्गेनाइज सेक्टर्स का डेटा ही एक्चुअली मिलता है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स का डेटा नहीं मिलता। माने एटलीस्ट जो डेटा सरकार के घर तक पहुंच रहे हैं वही डेटा। अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स बहुत है, जैसे मानो हमारे सोसाइटी में कितना सब्जी वाला सब्जी बेचता है, ठीक है, नॉर्मल सब्जी वाले, या फिर कितने लोग मछली बेच रहा है, फूल बेच रहा है, इसका प्रॉपर तो कोई डेटा नहीं है। ये जो घर में जो काम वाली दीदी लोग काम करने आते हैं, इनका क्या डेटा सरकार के पास है? इसका संख्या कम है क्या? इनका संख्या बहुत है, या नंबर्स में बहुत है। ये सिर्फ कोलकाता का मैटर नहीं है, पूरा इंडिया में भर भर के इसका संख्या है। ये सब डेटा सरकार के डेटा में नहीं है। देयर आर लॉट्स ऑफ अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर्स जो गवर्नमेंट के पास पता ही नहीं चलता कि कितना लोगों को अर्निंग हो रहा है। क्या रे, कुछ प्रॉब्लम हो गया? ठीक है, गवर्नमेंट के पास डेटा पहुंचता ही नहीं है कि कहाँ क्या है नहीं है, तो जीडीपी में बहुत सारी चीज मिस भी होता है। लेकिन जितना डेटा मिलता है उसमें से आरबीआई ने एक एस्टिमेशन दिया है कि फाइनेंशियल ईयर 25 में इंडिया का जीडीपी ग्रोथ 7.2% एस्टिमेटेड है ओवरऑल। इसमें Q2, Q3, Q4 तक 4 क्वार्टर में मोटा मोटी 7.4 7.2 के आसपास का एस्टिमेट आरबीआई ने दिया है। आरबीआई माने जो हमारे देश के हिसाब बनाते हैं, माने ये गवर्नमेंट का ही बोल सकते हो आप। ऐसे आरबीआई इंडिपेंडेंट बॉडी है, नॉर्मली आरबीआई गवर्नमेंट से नहीं चलता है, ठीक है। कुछ लोगों का कभी कभी मानना होता है कि नहीं नहीं, सरकार का डेटा सरकार मैनिपुलेट कर रहा है, लेकिन अगर ओरिजिनल में देखा जाए आरबीआई किसी का सुनता नहीं है। आरबीआई जो बात करता है वो अपना बात करता है, उसका इंडिपेंडेंट कॉन्सेप्ट है। अब हाँ, पॉलिटिकली कभी कभी किसी किसी को लगता है नहीं नहीं ये सरकार के अगेंस्ट में है, ये सरकार के फेवर में है, हो सकता है, आई डोंट नो अबाउट दैट। बट इतना बोल सकता हूँ कि आरबीआई एक इंडिपेंडेंट अथॉरिटी है। सरकार के साथ उसका माने पॉलिटिकल, जैसे बीजेपी अगर करेंटली सेंट्रल गवर्नमेंट को चला रहे हैं तो उसके साथ इसका कोई लेना देना नहीं है। और इसमें इंटरनेशनल कुछ ग्लोबल बॉडी है, माने इसको हम लोग बोलते हैं रेटिंग एजेंसीज। क्या बोलते हैं सर? रेटिंग एजेंसीज। ये लोग ना रेट करते हैं, बड़े बड़े कंपनीज हैं, फीच है, गोल्डमैन सैचेस है, जेपी मॉर्गन चेज है, मूडीज है, ठीक है, इस तरह के बड़े बड़े रेटिंग कंपनीज है, फाइनेंशियल रेट करते हैं। ये लोग भी जीडीपी का एस्टिमेट दिया है कि इंडिया का जीडीपी एस्टिमेट क्या हो सकता है। तो किसी ने बोला 7%, तो किसी ने बोला 6.5%, तो किसी ने बोला 6.9, किसी ने बोला 6.8। मोटा मोटी इतना समझ में आ रहा है 6.5 to 7% का ग्रोथ। ये फॉरेन बड़े बड़े रेटिंग कंपनीज का हिसाब बोल रहे हैं कि 6.5 to 7% ग्रोथ हो, ठीक है। माने जितना प्रोडक्शन हम लोग कर रहे हैं ईयर ऑन ईयर ग्रोथ रेट 6.5% से 7% बढ़ सकता है। अगर इस लास्ट ईयर 100 रुपए का ग्रोथ हुआ था, माने प्रोडक्शन हुआ था जीडीपी में, इस बार 7 रुपए ज्यादा। अब इसको तुम लाख करोड़ में हिसाब लगाओ तो उसके हिसाब से ग्रोथ समझ में आता है। और ग्रोथ होने से क्या सुविधा होता है सर? जीडीपी ग्रोथ से ही एक्चुअली कंट्री का हर एक पैरामीटर कनेक्ट करता है। मैं आपको आज कुछ पॉइंट में फोकस करूंगा कि कैसे कैलकुलेशंस वगैरह होता है, आपको काफी चीजें धीरे धीरे कनेक्शन होगा। थोड़ा समय दो, इतना हड़बड़ी से मैं समझा नहीं सकता, लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं रिसर्च करके पाया गया है कि देयर आर सर्टेन चीजें जिसमें ग्रोथ का मैटर जो है ना थोड़ा खराब है, और कुछ चीजों में ग्रोथ अच्छा है। जैसे एक इंडिकेटर बता रहे हैं, ये सीएनबीसी टीवी 18 का एक न्यूज आज ही आया है। स्टॉक मार्केट मेरा जो ग्रुप है उसमें सब लोग डिस्कस कर रहा था, तो मैं वहीं से देख रहा था थोड़ा सा। वर्ल्ड फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी स्लोड डाउन सिग्निफिकेंटली, वो तो समझ में आया। इसमें कौन से प्रोडक्ट में इंडिया अच्छा कर रहा है? इसमें 100 इंडिकेटर ग्रोथ में से एक सेकेंड, हाँ, क्या काम में ज्यादा नहीं बोलूंगा, ऐसे खबर नहीं देना आप लोगों को ज्यादा, बस अपडेट दे रहा हूँ कि जीडीपी को लेके बहुत बातचीत होते हैं। क्या क्या काम कर रहा है? टू व्हीलर पे ग्रोथ अच्छा बताया जा रहा है। कंज्यूमर नॉन ड्यूरेबल्स माने जो बेसिकली ड्यूरेबल गुड्स नहीं, नॉन ड्यूरेबल माने खाने वाला चीज, एफएमसीजी जिसमें होते हैं, उसमें थोड़ा ग्रोथ ठीक ठाक है। अर्निंग ऑफ फार्मर्स हैव बीन स्ट्रांग, फार्मर का अर्निंग स्ट्रांग में है, ठीक है। कंस्ट्रक्शन हैज बीन डूइंग वेल and also industrial goods manufacturing due to increase in capital expenditure from both central and state government, the industrial manufacturing level में डेवलपमेंट हो रहा है। प्रॉब्लम कहाँ है? माने काम किस चीज में इतना अच्छा नहीं कर रहा है? जैसे नॉर्मली सबसे बड़ा प्रॉब्लम दिखाई दे रहा है कि अर्बन कंजम्पशन में, माने शहर में लोगों का रोजगार बढ़ नहीं रहा, ठीक है। यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। पीपल कटिंग बैक ऑन एक्सपेंसेस इन अ बिग वरी बिकॉज प्राइवेट कंजम्पशन इज एस्टिमेटेड टू अकाउंट फॉर अबाउट 60% ऑफ इंडियाज जीडीपी।
यानी प्राइवेट लेवल में जो कंज्यूम करते हैं, सरकारी कंजम्पशन से प्राइवेट, हम आप जैसे लोग जो कंज्यूम करते हैं, वो देश का जीडीपी का 60% एरिया कवर करते हैं। अगर उसमें सिटी लेवल में, टाउन लेवल में, टीयर 1, टीयर 2, टीयर 3, टीयर 4 जो भी शहर होते हैं, ठीक है, ये शहर का जो पॉपुलेशन है, इनसे काफी परचेज होता है, इनका परचेज पावर थोड़ा खराब हुआ है, ठीक है, जिसके कारण एक तरफ कुछ चीजें डेवलपमेंट हो रहा है, लेकिन क्योंकि लोगों का इनकम नहीं हो रहा है, तो इनकम नहीं होगा तो खर्चा नहीं होगा, और खर्चा नहीं होगा तो अल्टीमेटली जो प्रोडक्शन हो रहा है उसका डेवलपमेंट कहाँ से होगा, ठीक है। तो ये कंसर्न है, और ये कंसर्न रहता है। रिसेंटली थोड़ा प्रॉब्लम एक रहा है, राइजिंग इन्फ्लेशन, जैसे कि पर्टिकुलरली फूड आइटम्स में रहा। इवन मैं शायद शेयर मार्केट क्लास में इसका नॉर्मल बात ऐसे ही कर रहा था कि मेनली जो प्रॉब्लम हुआ है वो फूड आइटम्स में रहा है, क्योंकि डेली नेसेसिटीज का जो खाने पीने का चीज है उसका दाम महंगा हुआ है ड्यू टू फ्लड सिचुएशन। इस बार बहुत ज्यादा फ्लड, बारिश हुआ है पूरा भारत में ही, और कुछ साइक्लोनिक सिचुएशंस भी हुआ है बे ऑफ बंगाल में, अरेबियन सी में। तो उसका इम्पैक्ट अभी भी मार्केट में चल रहा है, शायद अभी नवंबर दिसंबर तक ऐसा चलेगा। तो ये एक रीजन है कि ये लोगों का अर्निंग पावर कम कर, क्योंकि जब खाने पीने में आपका मैक्सिमम पैसा खर्चा हो जाए तो बाकी चीजों पे आप उतना खर्चा नहीं कर सकते, ठीक है। सो दीज आर द थिंग्स जो एक्चुअली कनेक्ट करता है। तो आई होप कितना समझ पा रहे हो आप कि जीडीपी का रियल लाइफ यूज बहुत है, ठीक है। अब जीडीपी को अगर अंदर से एग्जाम ओरिएंटेड पॉइंट ऑफ से भी बताया जाए तो क्या क्या बताया जा सकता है, चलो मैं थोड़ा सा आपको बताऊं। एग्जाम्पल्स वगैरह दे दिया था, अच्छा ठीक है। मैं भी आपको इन्फ्लेशन का बात कर रहा था, है ना, क्योंकि फूड इन्फ्लेशन थोड़ा हाई रहा है इस बार। आपको इकोनॉमिक्स की किताब के अंदर भी मिल जाएगा कि किस तरह से जीडीपी के साथ इन्फ्लेशन रेट को कवर किया जा रहा है। ये एक एस्टिमेशन दिया हुआ है फ्रॉम 1980 से लेके 2020 तक अप्रॉक्स, ठीक है, जिसमें ये तो ब्लैक एंड व्हाइट में दिया है, फिर भी जो थोड़ा बोल्ड में है, जो थोड़ा बोल्ड में है, ये क्या है, जो थोड़ा बोल्ड में दिया है ये आपका जीडीपी ग्रोथ है, दिस वन, देख पा रहे हो सर। अगर आप देखोगे 1980s के टाइम पे जीडीपी का ग्रोथ रेट कभी 10% भी एक बार क्रॉस किया था, ठीक है, लेकिन उसके बाद 1990 के आसपास में बीच में जीडीपी ग्रोथ रेट गिर गया था। कितना गिर गया था, 5% के आसपास आ गया था, देख पा रहे हो सर, ये 5 है। मैक्सिमम टाइम भारत का जीडीपी 5 से 10 के बीच में ही रहा है, कभी कभी थोड़ा 10 को क्रॉस किया है, जैसे कि 90s में क्रॉस किया था थोड़ा सा, फिर 2000 में क्रॉस किया था थोड़ा सा, ठीक है, 80s के स्टार्टिंग में थोड़ा क्रॉस किया था, 2010 में थोड़ा सा 10 के नीचे ही थोड़ा सा था, और उसके बाद जीडीपी ग्रोथ रेट 2015 से 20 के बीच में जो डेटा यहाँ पर दिखाई दे रहा है वही मोटा मोटी 5 से 7 के बीच में ओवरऑल घुमा फिरा कर रहा है। इंटरेस्टिंगली इस फेज में सिर्फ इंडिया का ही जीडीपी खराब नहीं हुआ है, ग्लोबली और भी कंट्रीज का जीडीपी खराब हुआ है, जिसमें सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग में जो था चाइना, यानी फास्टेस्ट ग्रोइंग, सबसे हाई ग्रोथ, फास्टेस्ट ग्रोइंग तो इंडिया ही है, लेकिन सबसे हाई ग्रोथ जो था उसका तो अभी बहुत खराब हालत है, यानी उस हिसाब से जीडीपी ग्रोथ नहीं है, ठीक है। सर ये ग्रोथ का क्या सिचुएशन है जानते हो, ये जीडीपी ग्रोथ का सिचुएशन फुल्ली डिपेंड करता है कि इकोनॉमिक कंडीशंस, ओवरऑल इकोनॉमी के अंदर बैलेंस कैसे बन रहा है। जब क्राइसिस सिचुएशन ज्यादा होते हैं और उसके उस टाइम पे अगर कुछ डिसीजन लिया जाता है तो उसमें थोड़ा हाई ग्रोथ देखने को मिलता है, और जब कुछ चीजें अचीव हो जाते हैं, सैचुरेशन में पहुंच जाते हैं, तब आपको थोड़ा सा स्लो डाउन देखने को। जैसे चाइना में क्या हुआ, चाइना में इंफ्रास्ट्रक्चरल बूम आए। इंफ्रास्ट्रक्चरल बूम क्या होता है, माने हर किसी के लिए घर बनाया गया, बड़े बड़े बिल्डिंग्स बनाया गया, बड़ा बड़ा शहर बनाया गया, भर भर के बनाया गया। इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट चाइना लास्ट मैंने 20-30 ईयर्स में जो किया है वो शायद कोई डेवलप नेशंस भी नहीं कर पाए। तो उसमें चाइना का जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम अभी रहा है, चीजें तो बना दिया, लेकिन अभी ऐसा हुआ कि रियल एस्टेट का अगर बात करें, इंफ्रास्ट्रक्चर का बात करें, बिल्डिंग बन बन के पड़ा हुआ है, खरीदने वाले नहीं है। महंगा माने एक्चुअली डिमांड सप्लाई गैप हो जा रहा है,
प्रोड्यूस तो है, पर लोग खरीदने के लिए लोगों के पास पैसा भी नहीं है, या फिर आप ऐसे बोलो कि डिमांड नहीं है। दोनों चीजें, डिमांड नहीं होगा तो प्रोडक्शन नहीं होगा, और जो क्योंकि जो ऑलरेडी बना हुआ है अगर वही नहीं बिकेगा तो फिर फार्दर बना के क्या करेंगे? तो ऐसे हालत में तो इकोनॉमी स्लो डाउन पड़ेगा ना। जब जिस चीज का जितना नीड होता है, जब वो नीड एक सर्टेन लेवल तक पहुंच जाते हैं, लेकिन जिस हिसाब से इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट हम कर देते हैं, अगर उस हिसाब से लोगों का इनकम को ग्रोथ नहीं कर पाते हैं, तो ये गैप क्रिएट होगा। यानी आप इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हो, बहुत अच्छी बात, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर को अचीव करने के लिए पब्लिक का इनकम को भी ग्रो करना होगा। उसके लिए चाइना ने काफी अच्छा काम किया है, लेकिन एक गैप फिर भी उनके वहां पर है। इंडिया ने भी काम किया है, जैसे स्पेशली सॉफ्टवेयर में हम लोग लास्ट दिन पढ़े थे, इंडिया का नॉर्मली 3 सेगमेंट्स है। इंडिया के नहीं, हर देश का 3 सेगमेंट्स है। एक टर्शियरी सेक्टर है ना सर, टर्शियरी, सेकेंडरी। सेकेंडरी माने क्या? सेकेंडरी माने इंडस्ट्री, टर्शियरी माने सर्विस, और प्राइमरी माने एग्रीकल्चर। इसमें देखो इंडिया ऑलवेज एक प्राइमरी सेगमेंट में चलने वाला कंट्री था, तो प्राइमरी में इंडिया का ग्रोथ ठीक ठाक, ओके, मैंने चल रहा है, खा पी के एनफ हो जाता है। तो एग्रीकल्चर में एक प्रॉब्लम है कि एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट का दाम उतना नहीं होता, इससे आपको इनकम बहुत नहीं मिलेगा। खाना मिल जाएगा, मैंने भूखा नहीं मरेंगे हम, ठीक है। मैंने करेंट इंडिया की कंडीशन की एग्री में हम लोग इतना बना ले रहे हैं कि सेल्फ सफिशिएंसी हो गया, कि भूख के लिए, खाने के लिए किसी के साथ सामने भीख नहीं मांगना पड़ेगा। जैसे बाकी बहुत सारे कंट्रीज को भीख मांगना पड़ता है, जैसे पाकिस्तान, जैसे कि श्रीलंका, हम लोग रिसेंट डेट में देखे हैं। इवन तुर्की जैसे कंट्रीज को भी, इवन इजिप्ट का भी प्रॉब्लम हुआ, ठीक है। सो देयर आर लॉट्स ऑफ एग्जांपल, अर्जेंटीना का हालत अच्छा नहीं है। तो एग्जांपल्स तो बहुत हो सकते हैं। तो एटलीस्ट एग्रीकल्चर का एक कॉन्सेप्ट है कि इसमें आपको सेल्फ सफिशिएंसी मिलती है। टर्शियरी में हम लोग अच्छा परफॉर्म किए हैं सर्विस में, जिसके कारण इंडिया के लोगों के पास रोजगार बढ़ा है। स्पेशली आईटी सेगमेंट्स में आप देखोगे आज भी जितना कंपनी इस मार्केट में ग्रोथ कर रहा है, वो आईटी से ही जुड़ा हुआ है। जैसे कि तुम देख लो जोमेटो, स्विगी, फ्लिपकार्ट, है ना, जो भी तुम कंपनीज होगी सब आईटी रिलेटेड मैटर्स के साथ ही कनेक्ट होकर चल रहा है। इंडिया में जो चीज प्रॉपरली ग्रोथ नहीं कर पाए वो है बेस लेवल इंडस्ट्री। छोटा से छोटा चीज इंडस्ट्रियल लेवल में, छोटा से छोटा चीज मैन्युफैक्चर, वो प्रॉपरली डेवलप नहीं, जिसका ह्यूज डिमांड है इंडिया में, जो इंडिया अभी तक अचीव नहीं कर पाया। इसीलिए एक्सपोर्ट इंपोर्ट में गैप, और इसीलिए जॉब, अच्छा एक्सपोर्ट इंपोर्ट गैप तो रहेगा ही, साथ में आप लोगों का जो जॉब इनकम, वो सारा चीज जो थोड़ा सा अधूरा सा फील होता है ना, वो इसका कारण भी है। और इसके लिए एडुकेशन भी एक लेवल तक मेन रीजन है, क्योंकि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होने के लिए, छोटा छोटा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए जो नॉलेज का जरूरत है वो प्रॉपरली है नहीं। बड़ा बड़ा कॉलेज तो बना दिए, बिल्डिंग देखने से एकदम आंख जल जाएगा। वही मैं बोल रहा हूँ, बिल्डिंग बहुत बड़ा बड़ा है, लेकिन बिल्डिंग के अंदर जो होना चाहिए वो मिसिंग है। मैंने 100 में से एक बिल्डिंग ऐसा होगा कॉलेज का जिसके अंदर एक्चुअल में कुछ हो रहा है। दिस इज द मेन क्या, किताब में किताब पढ़े जा रहे हैं बच्चा, लेकिन उस किताब के अंदर से कुछ जिंदगी में कुछ रियल लाइफ प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स वो बच्चे के अंदर नहीं आ रहा। इसका मतलब गड़बड़ टीचिंग लेवल में। टीचिंग लेवल में क्यों गड़बड़ है? क्योंकि रिक्रूटमेंट में गड़बड़ है। रिक्रूटमेंट में गड़बड़ क्यों है? बिकॉज रिक्रूटमेंट में करप्शन है, पैसा खा के गलत लोगों को गलत जगह में बिठा दिया, और प्रॉपर कोई सिस्टम नहीं है। सिस्टम तो है पर सिस्टम करप्ट है। सिस्टम नहीं है ये तो नहीं बोलूंगा, एग्जाम होता है उसके बेसिस में जॉब होता है। लोग जॉब क्यों चाहते हैं? ताकि जिंदगी सिक्योर हो जाए। कोई ये नहीं सोचता कि प्रॉपर लोगों को जॉब दिया जाए, ठीक है, प्रॉपर लोगों को जॉब मिलेगा तो डेवलपमेंट बनेगा, डेवलपमेंट बनेगा तो उस डेवलपमेंट के बेसिस में पीढ़ी दर पीढ़ी समझते हो, जनरेशन टू जनरेशन डेवलपमेंट बना रहेगा। लेकिन एक गलत लोग एक गलत जगह में बैठ जाए ना, पूरा का पूरा इंडस्ट्रियल कॉन्सेप्ट खोखला हो जाता है।
सिस्टम है पर सिस्टम प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर रहा। धीरे धीरे और समझ में आएगा। चलो कोई बात नहीं। स्कूल लेवल में, सरकारी हॉस्पिटल लेवल में क्या सच में कोई पैसा नहीं आता? काफी पैसे आते हैं। पैसा तो आया, फिर पैसा कहाँ चला गया? हॉस्पिटल में बेड है, ऑक्सीजन का सिलेंडर का सर्विस है, लेकिन जब जरूरत पड़ेगा देखेगा सिलेंडर नहीं है। क्यों? क्योंकि सिलेंडर सरकारी लेवल से प्राइवेट में बिक गया है। कौन कर रहा है करप्शन? सरकारी हॉस्पिटल्स में एक प्रेग्नेंट मदर को लेके जाओ, तुमको चिंता है कि भाई वहां पर प्रॉपरली डिलीवरी हो पाएगा कि नहीं पाएगा। एक प्रेगनेंसी बेसिक मैटर है ना, समाज का एक बेसिक चीजें हैं प्रेगनेंसी। उसका भी हेल्थ माने सिक्योरिटी देने के लिए सरकारी लेवल हॉस्पिटल्स लायक नहीं है। ये किस ये किसके कारण है? अच्छे डॉक्टर से वहीं, लेकिन अच्छा डॉक्टर वहीं पर है। प्राइवेट हॉस्पिटल में है, गवर्नमेंट वही तो मैं बोल रहा हूँ कि खर्चा का तो देख लो, वो तो है, लेकिन फिर भी लोग डरते हैं कि नहीं डरते? सरकारी में क्या होगा अभी मैन टू मैन डिपेंड करता है, लेकिन बेसिक नेचर में तुम देखो कि सरकारी में हम लोग जैसे थोड़ा कॉम्प्लेक्स सिचुएशंस होगा, ठीक है, हम डर जाएंगे। नहीं नहीं, सरकारी में नहीं, प्राइवेट में कर। सबसे बड़ा बात हाइजीन नहीं होता है सरकारी में। जिसको हाइजीन का चिंता है वो सरकारी में नहीं जाएगा। तो इसका क्या, तुमको क्या लगता है पैसा नहीं आता है? सर करोड़ों खर्चा होता है, लाख लाख करोड़ खर्चा होता है। लेकिन अगर वो एक कहावत है ना, सरसों के अंदर ही अगर भूत रहेगा तो भूत कहाँ से भगा? और जब सिस्टम में ही ऐसे करप्टेड जिनके पास पावर है, अगर वही करप्टेड निकल जाएगा तब तो खेल खत्म ना। दोष देने के लिए सीएम पीएम सबको दोष दो, लेकिन जो हमारे बीच का ही जो बंदा बैठा हुआ है उनका क्या? चलो, ये जो डेटा आपको यहाँ पर देखने को मिला, अच्छा 2020 में जीडीपी का ये हालत क्यों? कोरोना, देख पा रहे हैं सर? 2020 में 2020-21 में जीडीपी का ये हालत क्यों? क्योंकि प्रोडक्शन टोटली बंद हो गया था, इसलिए जीडीपी कहाँ चला गया था? माइनस पे। फिर वहां से 2020 से 21 में -5 से अगर +7 पे आया है, बहुत बड़ी बात है सर। 1980s के साथ कंपेयर करोगे या 90s के साथ या 2000 के साथ कंपेयर करोगे तो ये ग्रोथ तुमको कम दिखाई दे रहा है क्या? सर एक ग्रोथ सिचुएशन से ग्रोथ करना एक बात होता है, और फेलियरिटी से ग्रोथ करना दूसरी बात होता है। इंडिया का स्ट्रेंथ कितना डेवलप हुआ है देखो, कि इतना माइनस पे जाने के बाद भी हम लोग कितना जल्दी रिकवर किए हैं पास लेवल तक। बात समझ में आ रहा है? अच्छा, अब यहाँ पर आप बोलोगे सर जीडीपी के साथ इन्फ्लेशन का क्या लेना देना? सिंपल लेना देना है। जीडीपी मैंने, एक गाना है ना हिंदी में, तो तू जहां भी जाएगी मैं तेरे पीछे पीछे आऊंगा। बहुत पुराना गाना है, ठीक है। तू जहां भी जाएगी मैं तेरे पीछे पीछे आऊंगा, ठीक है। फिर उसमें कुछ आई लव यू समथिंग करके एक लाइन है, मैं भूल गया। तो इन्फ्लेशन और जीडीपी का बड़ा जोर का रिश्ता है। कैसा रिश्ता? जीडीपी अच्छा रहने से इन्फ्लेशन घटता है, जीडीपी खराब रहने से इन्फ्लेशन बढ़ता है। एग्जाम्पल के तौर पे ये देखो, जब जीडीपी हाईएस्ट पॉइंट पे चल रहा था, ठीक है, तब इन्फ्लेशन देखो गिर रहा है, ये इधर बढ़ रहा है, ये देखो इधर गिर रहा है। इसका मतलब ये है कि जब देश में, सिंपल इसका सिंपल लॉजिक है कि जब जब देश में प्रोडक्शन बढ़ेगा तब तक महंगाई कम होगा, और जब जब देश में प्रोडक्शन और डिमांड के बीच में गैप क्रिएट होगा तब तक महंगाई बढ़ जाएगा। माने मार्केट में डिमांड है पर प्रोडक्ट नहीं है, तो जितना प्रोडक्ट अवेलेबल होगा वो महंगा बिकेगा कि सस्ता बिकेगा? सिंपल। तो जितना जरूरत है, जरूरत के हिसाब से अगर प्रोडक्शन होता रहेगा तो ऑटोमेटिकली इन्फ्लेशन कंट्रोल में रहेगा। इस बार हमारे देश का इन्फ्लेशन हुआ है, कंज्यूमर इन्फ्लेशन 6.1% हुआ है। लास्ट बार 5.5 के आसपास था, और इस 2024 में सबसे बेस्ट इन्फ्लेशन रहा है आई थिंक मई जुलाई के आसपास, 3.5%, जो इंडियन हिस्ट्री में फर्स्ट टाइम हुआ है, मैंने लास्ट ब्रिटिश जाने के बाद।
3.5% इन्फ्लेशन अचीव करना बहुत बड़ी बात है, ये एक क्वार्टर में ही हुआ था। हाँ, 3.5% इन्फ्लेशन मैंने बहुत अच्छी बात है, नॉर्मली डेवलप कंट्रीज में होता है। अमेरिका तो इस बार इन्फ्लेशन कंट्रोल ही नहीं कर पाए, 10% के ऊपर इन्फ्लेशन चला गया था अमेरिका का। आई थिंक ये लास्ट 100 ईयर्स में पहली बार हुआ था अमेरिका, जिसको कम करके अमेरिका फिर से 3% में लेके आया। और ये इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए रहता है इंटरेस्ट रेट, जो आरबीआई लगाता है। अगर इन्फ्लेशन हाई है तो रेट कट नहीं करता है, रेट बढ़ाता है। क्यों रेट बढ़ाता है? ताकि लोगों के हाथ में इजी मनी कम, ताकि लोगों के हाथ में इजी मनी कम। समझ में आ रहा है? क्योंकि इजी मनी होने से प्रोडक्शन तो ऐसे ही कम है, और अगर इजी मनी का फ्लो हो जाएगा तो फिर से प्रोडक्ट जितना अवेलेबल है मार्केट में, उसी प्रोडक्ट को पाने के लिए सबको ही ज्यादा खर्चा करने चलेगा, और फिर ऑटोमेटिकली जो महंगा था वो और महंगा हो जाएगा। इसलिए रेट को क्या कर दिया जाता है? इंटरेस्ट रेट को इंक्रीज कर दिया जाता है टू कंट्रोल दी इन्फ्लेशन। और अगर आपको, लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है, अब इन्फ्लेशन तो कंट्रोल कर लेते हो, लेकिन प्रोडक्शन लेवल प्रॉब्लम हो जाता है। मैंने जैसे ही आपने रेट को इंक्रीज कर दिया, इंटरेस्ट रेट को, ये भी खरीद तो नहीं पाएंगे, लेकिन आगे जाके क्या होगा, बिजनेस के पास भी तो पैसा का कमती हो जाएगा। एक सर्टेन टाइम के बाद इन्फ्लेशन तो कंट्रोल हो जाएगा, लेकिन एक गैप क्रिएट होगा। बिजनेसमैन के पास पैसा नहीं, पब्लिक के पास पैसा नहीं, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा? प्रोडक्शन नहीं होगा, कंज्यूमर परचेस भी गिर जाएगा, फॉरेन कंपनीज भी हावी नहीं हो पाएगा। मैंने, नहीं नहीं, तुम लोग नहीं समझ रहे। मैंने, अगर मेरे पास पहले मेरा महंगाई बढ़ रहा था, तो महंगाई को कंट्रोल करने के लिए मैंने रेट को बढ़ा दिया, ताकि लोगों के हाथ में पैसा का फ्लो कम हो जाए। जैसे ही पैसे का फ्लो कम हो गया, तो ऑटोमेटिकली चीजों के दाम बढ़ना कम हो गया, माने कंट्रोल में आने लगा। फिर धीरे धीरे और कम होने लगा, क्योंकि लोगों के हाथ में पैसा नहीं है, वो जान माने चाह के भी परचेस नहीं कर सकता। लेकिन अब जाके एक सिचुएशन होगा ना, अब बिजनेस का तो ग्रोथ कम हो गया, क्योंकि लोग खरीदने नहीं जाएंगे, सेल नहीं बढ़ेगा, तो बिजनेस का ग्रोथ का क्या होगा? अच्छा, बिजनेस का ग्रोथ नहीं हो पाएगा तो फिर बिजनेस एम्प्लॉयमेंट कहाँ से क्रिएट करेगा? फिर आप लोगों का जॉब कहाँ होगा? अगर बिजनेस कमाएगा नहीं तो एम्प्लॉयमेंट कैसे क्रिएट कर सकता है? फिर गवर्नमेंट को चिंता होता है कि भाई रेट इंक्रीज करके नहीं, अब रेट कट करना पड़ेगा। रेट कट करने से फिर से लोगों के हाथ में पैसा का सर्कुलेशन बढ़ेगा। बढ़ने से फिर बिजनेस क्या करेगा? प्रोडक्शन में डेवलपमेंट करेगा। फिर प्रोडक्शन होगा, तब जाके लोगों को काम मिलेगा। अरे भाई, जब मेरे पास काम होगा तभी ना मैं किसी को काम पे रखूंगा। अगर मेरे पास काम नहीं है तो मैं किसी को काम पे क्यों रखूंगा? अगर मेरा 2 आदमी से काम हो जाता है तो मैं 5 आदमी रखने का कोशिश करूंगा। जब 5 का जरूरत होगा तब ना 5 रखूंगा। चैरिटी थोड़ी होता है बिजनेस। चैरिटी से बिजनेस चलता भी नहीं है। बिजनेस प्रॉफिट मोटिव से ही चलता है और हिसाब से ही चलता है। यस और नो? तुम्हारे घर में काम वाली काम करते हैं? मैंने काम वाली मौसी या काम वाली दीदी करते हैं? कितना लोग काम करते हैं? 1 जन, 4 जन क्यों नहीं रखा? बेसिक कॉन्सेप्ट बता। जरूरत भी नहीं है और पैसा भी नहीं है, 2 कॉज है। कभी कभी इंसान का जरूरत होता भी नहीं है, लेकिन पैसा होने से जरूरत बना लेते हैं। जैसे अभी खाना फिर भी माँ बना लेते हैं ना, खाना भी बना लेते हैं, कुछ और भी काम माँ कर लेते हैं। अगर पैसा बहुत होता है ना, माँ बोलते फिर खाना क्यों बनाए, न्यूट्रिशनिस्ट रख लेते हैं। पैसा बहुत होगा, 10 रुपए का सामान 20 रुपए का भी ले ले आराम से, और जरूरत पड़ने से वो काम बना लेगा ना। एक कुक रख लेगा, फिर कुक तो खाना बनाएगा, लेकिन कुक को एडवाइस करने के लिए न्यूट्रिशनिस्ट रख लेंगे। बैलेंस डाइट करना है, सेलिब्रिटी लोग नहीं करते, पर्सनल कुक होते हैं उनके पास, जहां जाते हैं लेके जाते हैं। तुम्हारा 1 जन से काम हो सकता था, लेकिन अभी तुम्हारे पास पैसा है तो तुम काम ढूंढो, बनाओ काम, बना सकते हो ना। तो ऐसे रिक्रूटमेंट बढ़ता है, ऐसे एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होता है। एकदम कनेक्शन है। घर का इकोनॉमी और देश का इकोनॉमी कोई फर्क नहीं है। घर से समझो, देश समझ जाओगे, क्योंकि घर घर से ही देश बनता है। हमारे देश में 140 करोड़ का जनसंख्या है। सिंपल कर देता हूँ चीजें एकदम। आप लोगों को बहुत चीजें बहुत कॉम्प्लेक्स फील होता है ना,
ये बात सुनने के बाद कॉम्प्लेक्स फील कभी नहीं होगा। सीक्रेट ऑफ टू अंडरस्टैंड इकोनॉमिक्स कोई भी समझ सकता है। कितना जनसंख्या है? 140 करोड़। एवरेज फैमिली मेंबर्स कितने होते हैं? एवरेज फैमिली मेंबर अगर 4 है, 140 को 4 से डिवाइड करो, कितना होगा? क्या? 140 करोड़ से 4 से डिवाइड करेंगे, कितना आएगा? 35 करोड़ अप्रोक्स। दैट मीन्स 35 करोड़ क्या है? 35 करोड़ फैमिली। सही है ना? तो अगर 35 करोड़ एवरेज में फैमिली है, ये ऑब्वियसली अप्रोक्सीमेशन है, कम ज्यादा हो सकता है, बट ऐसा ही है। 35 करोड़ फैमिली में से अगर तुम एरिया वाइज फैमिली को काउंट करना स्टार्ट करो, अगर एक एवरेज फैमिली को काउंट कर लेते हो, तुमको इकोनॉमी का समझ नहीं आएगा। एक मिडिल क्लास एरिया में जाओ, मोटा मोटी सभी का एक ही सिचुएशन होते हैं। एक मिडिल क्लास फैमिली कौन सा गाड़ी खरीद सकते हैं? थोड़ा लोअर होगा तो जो कोशिश करके एक स्कूटी ले लेगा, एक ऑल्टो ले लेगा। थोड़ा सा और पैसा आएगा तो डिजायर ले लेगा, एक रॉयल एनफील्ड ले लेगा। ठीक है? इस तरह से तुम मिडिल क्लास इकोनॉमी कनेक्ट कर सकते हो। थोड़ा रिच एरिया में जाओ, तुमको वहां का इकोनॉमी का समझ आएगा। सॉल्ट लेक में जाने से उसका जैसे थोड़ा हायर मिडिल रिच है, हायर मिडिल है बेसिकली। तुम अलीपुर चले जाओ, सुपर रिच लोग रहते हैं कोलकाता में, उनका इकोनॉमी का समझ आ जाएगा। तुम थोड़ा सा बस्ती एरिया में जाओ, जहां पर लोअर मिडिल इनकम लोग रहते हैं या गरीब लोग रहते हैं, उनका समझ आ जाएगा तुमको। एक फैमिली जाने से सर्वे हो जाता है, और उसका इकोनॉमी को समझने से तुमको देश का इकोनॉमी समझ में आ जाएगा। इट्स नॉट अ बिग डील। समझे कुछ? बहुतों को जानने के लिए थोड़ा जानना भी बहुत होता है। ठीक है? घर घर जाके थोड़ी ना देखना है। जैसे मानो कि किसी भी एरिया में घुसने से, एंट्री करने से उस एरिया का एक एवरेज इनकम का इमेज आ सकता है कि भाई इस एरिया में लोग कितना कमा सकते हैं, लोग का लिविंग स्टैंडर्ड कैसा है। आसानी से आप कनेक्ट कर सकते দেখছিলাম আসলে সারাউন্ডিংস গুলো সব ফ্ল্যাট আর হাই ডেকোরেটেড হাই মডিফাইড ফ্ল্যাট আর সবার বাড়ির নিচে করে বাড়িতে মিনিমাম একটা हैं। इसका मतलब है कि वहां का इनकम लेवल स्टैंडर्ड, अदरवाइज कैसे संभव? हाँ ना, সল্টলেক বেশি ডেভেলপ। সল্টলেকের লোকের কাছে নিউটনের থেকে বেশি পয়সা। সল্টলেকের নিউটনের লোকেরা ফ্ল্যাটে থাকে, সল্টলেকের লোকেরা পার্সোনাল বাড়িতে থাকে। क्या बात करता है? मतलब दिल्ली में। हाँ, ऑब्वियसली ना, सॉल्टलेक के लोगों के पास अपना घर है, वहाँ फ्लैट सिस्टम तो है नहीं। कुछ गवर्नमेंट क्वार्टर्स के अलावा फ्लैट कॉन्सेप्ट सॉल्टलेक में नहीं है। तो ऑब्वियसली बात है कि सॉल्टलेक के जिनका घर है वो ज्यादा माने रिच है, क्योंकि न्यू टाउन में तो फ्लैट मिलता है आपको। सिंपल लॉजिक है। हाँ, अब रेगुलर इनकम किसका ज्यादा कम है उसको तो अलग से देखना पड़ेगा। ऐसा देयर इज ए कॉन्सेप्ट नोन एज जीडीपी डिफ्लेटर। क्या है जीडीपी डिफ्लेटर? क्या होता है जीडीपी डिफ्लेटर? द कैलकुलेशन ऑफ रियल जीडीपी। अच्छा, मैं लास्ट दिन आप लोगों को रियल और नॉमिनल जीडीपी, सॉरी रियल जीडीपी और सॉरी कांस्टेंट, रियल एंड कांस्टेंट समझाया था, याद है? एक करंट करंट जीडीपी एंड कांस्टेंट जीडीपी। ठीक है? तो कैलकुलेशन ऑफ रियल जीडीपी कांस्टेंट में काउंट करते हैं। পেঁয়াজ দিয়ে বুঝিয়েছিলাম কনস্ট্যান্ট, কনস্ট্যান্ট এন্ড কারেন্ট। ঠিক বুঝেছি। अच्छा, calculation of real GDP gives us a useful measure of inflation known as GDP deflator. The GDP deflator is the ratio of nominal GDP in a given year to real GDP. ठीक है? अब नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी का फर्क क्या है ये भी थोड़ा बता देते हैं। नॉमिनल जीडीपी को जीडीपी एमपी भी बोलते हैं। एमपी माने
जीडीपी एट मार्केट प्राइस, ठीक है, ऑल्सो नोन एज नॉमिनल जीडीपी. GDP is the value of all final goods and service produced in the country within a given period. सुन के कान पक गया होगा ये वाला लाइन. It includes the value of goods produced such as houses, mobiles and the services such as telecom, health, insurance, etc. The output of each of these values valued in the market price. ये सब वैल्यू किसमें करेंगे? मार्केट प्राइस पे करेंगे, मतलब करेंटली जो चल रहा है. एंड द वैल्यूज आर एडेड टुगेदर टू गेट द जीडीपी इन. करेंटली जो मार्केट में चल रहा है उसी रेट को कनेक्ट करके काउंट करेंगे. वो ये चल रहा है मच्छरदानी नहीं चल रहा है कि नहीं चल रहा, चालू कर देना थोड़ा मच्छर फिर चल. जैसे नॉमिनल जीडीपी और जीडीपी एट करेंट प्राइस एक ही बात है. नॉमिनल जीडीपी और जीडीपी एट करेंट प्राइस. जैसे Q1 2022-23 का एस्टिमेटेड था 64.95 लाख as against 51.27 lakh crore in Q1 21-22. माने 2021-22 के Q1 से नॉमिनल जीडीपी या जीडीपी एट करेंट प्राइस एक ही चीज होते हैं, थोड़ा सा इंक्रीज हुआ है. showing a growth of 26.7% as compared to 32.4% in 21-22. दैट मीन्स 21-22 में जो जीडीपी एस्टिमेट हुआ था 22-23 में उसका जीडीपी एस्टिमेट ज्यादा हो गया. इसका मतलब क्या ये सोच सकते कि दाम बढ़ा है. 21-22 में अगर टोटल जीडीपी आया था 51.27 लाख करोड़ का और 22-23 में सेम क्वार्टर में नेक्स्ट ईयर 64.95 लाख करोड़ आ रहा है, तो क्या चीजों का दाम बढ़ा है तभी इतना बढ़ा है. उसके साथ साथ प्रोडक्शन भी थोड़ा इंक्रीज हो सकता है ऑब्वियसली. अगर 7% ग्रोथ रेट है तो फिर थोड़ा ग्रोथ भी होगा, लेकिन साथ में इन्फ्लेशन भी इसके अंदर है तभी इतना चेंजेस दिख रहा है. रियल जीडीपी क्या होता है? नॉमिनल जीडीपी इंक्रीजेस ओवर टाइम फॉर टू रीजंस. ठीक है, नॉमिनल जीडीपी इंक्रीजेस ओवर टाइम फॉर टू रीजंस. द प्रोडक्शन ऑफ मोस्ट गुड्स इंक्रीज ओवर टाइम एंड द प्राइस ऑफ मोस्ट गुड्स आल्सो इंक्रीज ओवर टाइम. तो दो चीज बढ़ सकता है, गुड्स का प्रोडक्शन भी बढ़ेगा, साथ साथ में प्रोडक्ट का दाम भी बढ़ेगा. इफ आवर गोल, अगर हमारा ऑब्जेक्टिव है टू मेजर प्रोडक्शन एंड इट्स चेंज ओवर टाइम, वी नीड टू एलिमिनेट द इफेक्ट ऑफ इंक्रीजिंग प्राइस ऑन आवर मेजर ऑफ जीडीपी. अगर हमें प्रोडक्शन कितना चेंज हो रहा है ये अगर हमें चाहिए तो फिर हमें इंक्रीजिंग प्राइस को साइड करना है. ठीक है, so that's why real GDP is constructed at the sum of the quantities of final goods times constant rather than current price. माने constant price में constant price माने दाम को हटाओ, करंट मार्केट. सिंपल बात है, अगर 21-22 में हमारे देश में, चलो मैं ऑनियन इकोनॉमिक्स बोलता हूं, एक ऑनियन से ही आपको बात समझ में आ जाएगा. मानो नॉर्मली प्याज का रेट 50 टका केजी चलता है, ये कांस्टेंट रेट है ऑनियन का. 21-22 में अगर मानो हमारे देश में 10 केजी प्याज 100 केजी प्याज, चलो अंडरस्टैंडिंग के लिए बहुत होता है रे बाबा, लाख टन होता है. 100 केजी प्याज अगर प्रोड्यूस हुआ है तो 100 केजी प्याज 50 रुपीज केजी. ठीक है, तो 100 इंटू 50 करोगे है ना, तो कितने का प्याज मिला आपको? 5000 का प्याज मिला है ना. अब ये तो 21-22 का हिसाब है. अब मानो 22-23 में जब तुम हिसाब लगा रहे हो नॉमिनल के हिसाब से, तो नॉमिनल के हिसाब से तुम हिसाब लगाओगे तो तुम्हारा हिसाब आ रहा है कि प्याज का दाम 80 हो गया है और 100 केजी ही प्रोडक्शन हुआ है, तो तुम्हारा प्याज का वैल्यू कितना हो गया? 8000. तो तुम क्या बोलोगे कि जीडीपी ग्रोथ हुआ है 5000 से 8000, बट क्या ये सच में ग्रोथ हुआ है? ये तो दाम बढ़ा है. प्रोडक्शन वहां पर भी 100 था, यहाँ पर भी 100 है, तो कहाँ जीडीपी ग्रोथ हुआ है? ये तो प्राइस बढ़ा है. ये प्राइस जो बढ़ा ये इन्फ्लेशन है. इसलिए जब तुम्हें रियल जीडीपी ढूंढना है, ये प्राइस को एलिमिनेट करके कांस्टेंट प्राइस से, जो एवरेज कांस्टेंट प्राइस है उससे कनेक्ट करो, 50 में करो, क्योंकि वो नॉर्मली रहता है, तब जाके आपको रियल जीडीपी मिलता है. ठीक है, तो रियल जीडीपी और ग्रॉस जीडीपी और जीडीपी एट कांस्टेंट, रियल जीडीपी को क्या बोलते हैं? जीडीपी एट कांस्टेंट. जैसे यहाँ पर 11-12 का प्राइस को लिया गया है. In Q1 22-23 is estimated to attain a level of 36.85 lakh crore as against 32.46 lakh crore in Q1 21-22. माने Q1 21-22 के जो कांस्टेंट प्राइस का जो हिसाब है वो 32.46 लाख करोड़ का था. उसके जगह में जब कांस्टेंट में हिसाब किया गया तो 36.85 लाख करोड़ का. लेकिन हम लोग जब नॉमिनल में देख रहे थे तो 51 लाख का हिसाब
64 लाख में गया। तो प्राइस जब करंट मार्केट में ले रहे हैं तो बहुत डिफरेंस आ रहा है, जब कांस्टेंट में ले रहे हैं तो डिफरेंस काफी कम है। वहां पर हमें 26% का ग्रोथ दिखा था, यहाँ पर मेरा डिफरेंस कितना आ रहा है 13.5% का। ठीक है, तो कहीं ना कहीं रियल जीडीपी आपको थोड़ा एक्यूरेसी दे सकता है, करंट प्राइस आपको थोड़ा इन्फ्लेटेड प्राइस दिखा सकता है। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो इस तरह से चीजें काम करते हैं सर। और ये जो जीडीपी, रियल जीडीपी या नॉमिनल जीडीपी का जो कॉन्सेप्ट है, ये रियल जीडीपी नॉमिनल जीडीपी का कॉन्सेप्ट एक्चुअली उसी चीज से आया है जो आपको मैं लास्ट दिन समझाया भी था, कि जीडीपी एट करेंट प्राइस एंड जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस। और रियल जीडीपी कैलकुलेट करने के टाइम पे वो जो प्राइस का डिफरेंस है उसको एलिमिनेट कर देते हैं। वेरी गुड। এই সবাই বুঝতে পারছিস তো তোরা? হ্যালো, অনলাইনে জিজ্ঞেস করছি। Yes, sir. Hi, sir. Yes, sir. जीडीपी डिफ्लेटर अब क्या काम करेगा? The calculation of real GDP gives us useful measures of inflation. इसमें इन्फ्लेशन एलिमिनेट करने से पता चल जाता है महंगाई कितना है। महंगाई पता लगाना बहुत बड़ी बात नहीं है। प्रोडक्शन लेवल का, जैसे अभी 100 केजी का हिसाब दिखा है प्याज का, पहले भी 100 था अभी भी 100 है, फिर भी दाम डिफरेंस है ना, इससे पता चल जाएगा कि जो एक्स्ट्रा दाम है ये इन्फ्लेशन है। क्योंकि दाम केजी तो उतना ही है, तो फिर दाम क्यों बढ़ा? जिससे पूरा देश का, स्टेट का, एरिया का इन्फ्लेशन पता चलेगा। ठीक है ना? तो कैलकुलेशन ऑफ रियल जीडीपी गिव्स अस यूजफुल मेजर ऑफ इन्फ्लेशन, इसको कहते हैं जीडीपी डिफ्लेटर। जीडीपी डिफ्लेटर इज द रेशियो ऑफ नॉमिनल जीडीपी इन अ गिवन ईयर टू अ रियल जीडीपी इन दैट ऑफ दैट ईयर। माने नॉमिनल और रियल के बीच में जो डिफरेंस है उसको परसेंटेज में दिखाते हैं जीडीपी डिफ्लेटर, माने कितना डिफ्लेट कर रहा है, কতটা চেঞ্জ হচ্ছে। The GDP deflator, as the name implies, can be used to deflate or take inflation out of GDP. In other words, हम लोग कह सकते हैं कि GDP deflator is a price index used to convert nominal GDP to real GDP. मैंने अगर nominal को real पे convert करना है तो you can use GDP deflator. तो GDP deflator का फॉर्मूला क्या है? nominal by real into 100। तुम यहाँ से थोड़ा चेंज कर सकते हो, अगर तुमको यहाँ से रियल जीडीपी चाहिए तो क्या करोगे? सिंपल मैथ्स है ना, उसी कैलकुलेशन से हो जाएगा। अगर रियल चाहिए तो रियल इधर आ जाएगा, तो नॉमिनल बाय जीडीपी डिफ्लेटर इनटू 100। तो डिफ्लेटर मेजर क्या मेजर करता है? करंट लेवल ऑफ प्राइस रिलेटेड टू द लेवल ऑफ प्राइस इन द बेस ईयर। माने करंट लेवल का मार्केट में चीजों का दाम क्या है, और बेस ईयर माने जिस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में दाम ठीक ठाक था, बेस प्राइस वो सरकार डिसाइड कर लेते हैं कि एवरेज बेस प्राइस किसको मानेंगे। जिस जिस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में प्रोडक्ट का प्राइस एकदम सही रहा है, जैसा होना चाहिए, जैसे हम लोग नॉर्मली मार्केट जाते हैं, जो रेट हमें दिखता है, आप सब्जी बाजार जाओ, मछली बाजार जाओ, आपको एक एवरेज रेट पता चलेगा। सब्जी मार्केट में जाने से आपको नॉर्मल एवरेज रेट मिलेगा। अगर शहर का बात करें 60 टका केजी, 70 टका केजी सिटी का, और अगर आप गांव साइड में जाओगे तो 30 टका 40 टका केजी में आपको सब्जी मिलता है। हाँ, रूरल एरिया में दाम नॉर्मली कम ही रहता है, डिपेंडिंग ऑन दी कौन से रूरल में जा रहे हो, वहां पर लोकल एग्रीकल्चरल कैसे, उस पर चीजें डिपेंड करते हैं। ऑब्वियस बात है कि गांव साइड में अगर आप 100-200 रुपया लेके जाओगे, एक बैग भरती बाजार लेके आ सकते हो। कोलकाता में अगर आप रहते हो तो कम से कम 500-700 टका ले जाने से तब जाके आपका बैग भरता है। सिंपल बात है। हाँ, अभी बेसिक वेजिटेबल्स, नॉर्मल जो रेगुलर वेजिटेबल्स है, सभी चीजों का दाम काफी बढ़ गया है, इसलिए बाजार जाने से 500 टका ले जाओ, बैग भरने से मुश्किल हो रहा है। পেঁয়াজের দাম বেশি ইফেক্ট হয়, তার কারণ হচ্ছে পেঁয়াজ প্রথম কথা খুব কম স্টেটে হয়। उसे होर्डिंग कहते हैं, ये लीगल चीज होते हैं। ये होता है, ये हर साल होता तो है सर, बट क्यों होता है? होर्डिंग करेगा तो क्यों करेगा? ये जो होर्ड होर्ड बने चीजों को पकड़ के रखना। सुन सुन सुन, तुम लोग ना आधा जानते हो,
नहीं नहीं, तुम लोग सही बोल रहे हो। हाँ तो बोल क्यों करते हैं, बोल। इसलिए करते हैं, इसके बाद सुविधा बढ़ेगा, सप्लाई सरकार भी यही करते हैं, राइस चावल लेके गेहूं लेके वो करते हैं अपने पास में, फिर इससे जब डिमांड, जब देश में कभी भी प्रॉब्लम हुआ या किसी को डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ा तो उसको सप्लाई करें। बताता हूँ। होर्डिंग करना इलीगल होता है, माने तुम जानबूझ के प्राइस को इन्फ्लेट नहीं कर सकते। जब मार्केट में चीजों को सप्लाई कर देना चाहिए फिर भी तुम उसको गोडाउन में रख के दाम बढ़ा, क्योंकि प्याज का एक क्या है कि स्टोरेज वैल्यू, उसको स्टोर किया जा सकता है, जो बाकी सब्जी के केस में काफी कम है। प्याज में भी हो सकता है, आलू में भी हो सकता है, ठीक है। प्याज, आलू, अदरक, लहसुन, ये सब प्रोडक्ट में नॉर्मली स्टोरेज होता है, लेकिन अदरक लहसुन का यूज प्याज और आलू से कम है। हम लोग डेली घर पे केजी केजी आलू तो खा सकते हैं, बट केजी केजी अदरक लहसुन नहीं खा सकते। पॉइंट बी नोटेड, ठीक है। इसलिए अदरक लहसुन में इतना तुमको नहीं मिलेगा जितना प्याज आलू में मिलेगा, क्योंकि वो हाईली डिमांडिंग प्रोडक्ट है। अब हर साल ये तभी वो लोग करते हैं, हर साल नहीं होता है, देखना 2 साल छोड़ छोड़ के करते हैं। अगर किसी पर्टिकुलर ईयर में तुमको, माने एग्रीकल्चर को जो लोग है, जो लोग बेसिकली प्याज का सप्लायर है, अगर देख लिया कि बहुत ज्यादा बारिश हो गया है, ठीक है। अब बारिश के कारण नॉर्मली क्या होता है, प्रोडक्शन में इंपैक्ट पड़ता है, टू मच बारिश, ठीक है। अब प्रोडक्शन में जैसे ही इंपैक्ट पड़ा ना, अब नेक्स्ट प्रोडक्शन आने में मानो 1 महीना देरी है। अब इसके बीच में तुम्हारे पास एक एक्सक्यूज रहेगा कि भाई बारिश के कारण बहुत सारा लॉस हुआ है, तो जो पुराना प्याज है उसी को सप्लाई करेंगे। लेकिन जब पुराना प्याज सप्लाई करने जाएंगे, वो तो ऑलरेडी ओल्ड प्रोडक्शन, न्यू प्रोडक्शन अभी तक मार्केट में आया नहीं है, तो फ्लो क्या हो गया, टूट गया। तो ऑटोमेटिकली अगर 5% होल्ड कर सकता था, वो लोग जानबूझ के 10% होल्ड कर देगा। लेकिन अगर आपके पास कोई एक्सक्यूज नहीं है ना, तो आप होल्ड नहीं कर सकते। यू मस्ट हैव एक्सक्यूज। हाँ, क्यों नहीं डिटर रहेगा, हर लेवल में ऑफिसर होता है। ऑफिसर करप्टेड हो जाएगा तो क्या कर सकते हैं। लेकिन सर देखो, सरकार को भी चिंता है। क्यों जानते हो, सरकार को ज्यादा चिंता है। अगर चीजों का दाम महंगा हो जाता है ना, तो वोट के टाइम पे उसका असर पड़ता है। कैसा सरकार है, देश नहीं चला पा रहे। तो सरकार नॉर्मली कभी भी चीज, नॉर्मल बेसिक चीजों का दाम बढ़ा हुआ पसंद नहीं करता है, नहीं करेगा वो कभी। अगर कोई पॉलिटिकल नेता दलाली करके अपने एरिया में पैसा खाना चाहते हैं वो अलग बात है, लेकिन जो मेन गवर्नमेंट होते हैं ना, यानी टॉप लेवल, वो कभी नहीं चाहेगा चीजों का दाम महंगा, क्योंकि उसमें उसका राजनीति में इम्पैक्ट पड़ जाएगा। इंदिरा गांधी का सरकार गिर गया था ऑनियन का दाम ज्यादा होने के कारण। तो प्याज इकोनॉमिक्स एक बहुत बड़ा इकोनॉमिक्स है, और ये सभी चीजें जीडीपी से ही कनेक्ट करता है। और नॉर्थ इंडिया में क्या है ना सर, तुम अगर राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, ये सब एरिया में जाओगे, हमारे बंगाल में प्याज खाया जाता है खाने के साथ, माने बेसिकली सब्जी में मसाला बनाने के टाइम पे प्याज यूज किया जाता है। नॉर्थ इंडियन लोग प्याज कच्चा ज्यादा खाते हैं, उनको रोटी चाहिए, दाल चाहिए और प्याज चाहिए। और प्याज भी, वो भी गोटा प्याज दे देगा तुमको, बर्तन में ऐसा करके मारेगा, ठीक है, वो चाकू से काटेगा नहीं, बर्तन में ऐसा करके या फिर हाथ में ऐसा करके मारेगा, फिर टुकड़ा करेगा, फिर खाएगा। वो लोग बोलते हैं कांदा, महाराष्ट्र बोलते हैं, राजस्थान साइड में बोलते हैं। तो प्याज के बिना ना, मैंने भारत के बहुत सारे एरिया में लोगों ना रोटी अंदर नहीं जाता है। हमारे यहाँ पर प्याज का चाल है, लेकिन हम लोग मसाला में प्याज लहसुन मिक्स करके मसाला बना के ज्यादा खाते हैं, ठीक है। और नॉर्थ इंडिया में सब्जी में प्याज कम यूज करेगा, कच्चा प्याज खाएगा, धूप ज्यादा होता है ना इसलिए। और प्याज खाने से, वो प्याज के अंदर रेडिएशन होते हैं, ठीक है। तो तुम अगर ज्यादा प्याज खाएगा ना, तो जो गर्म तुमको अटैक करता है, वो कॉम्पेरेटिवली लो हो जाएगा, क्योंकि उसका अपने रेडिएशन से वो तुम्हारे अंदर लू लगने नहीं देगा। इवन तुम गर्मी के टाइम पे प्याज अपने बैग में रखा करो, तुमको लू नहीं लगेगा, चांसेस कम हो जाएगा। और जितना भी लू तुम्हारे तरफ आएगा, वो प्याज ले लेगा। इसलिए कई बार ऐसे भी होते हैं, जैसे कभी वो एटॉमिक रिसर्च होता है ना, जब रॉकेट छोड़ा जाता है, या फिर कोई सैटेलाइट लॉन्च होता है बड़ा बड़ा, या कोई यान, मंगलयान, इस तरह का,
तो मार्केट से ना बहुत प्याज वो लोग ले लेते हैं। वो जहां वो लोग उसको लॉन्च करते हैं ना, वहां पर बहुत पावर क्रिएट होते हैं। जैसे हमारे यहाँ पर श्रीहरिपुरा बोल के साउथ इंडिया में एक जगह है, श्रीहरिकोटा, हाँ श्रीहरिकोटा, और उड़ीसा में चांदीपुर में एक है, ठीक है। यहाँ पर एक बार ऐसा, बहुत बार ऐसा हुआ है कि अचानक से प्याज गायब मार्केट से। क्यों? क्योंकि मंगल अभियान के टाइम पे ऐसा हुआ था, ठीक है। प्याज गायब हो गया, प्याज का दाम बढ़ गया, क्योंकि सारा प्याज तो वो लोग ले गए। तो आसपास में जो ताप क्रिएट होता है ना, प्याज जो सारा रेडिएशन एब्जॉर्ब कर लेता है। পেঁয়াজ থাকে আগুনের আশেপাশে, যে তাপটা ক্রিয়েট হয় ওই তাপটা পেঁয়াজ অ্যাবজর্ব করে নেয়। মানে আশেপাশে সারাউন্ডিং এনভায়রনমেন্টে ছড়াতে দেয়। जल्दी जलता नहीं है, ये भी रीजन है, समझ रहे हो। तो देयर आर लॉट्स ऑफ साइंस, ठीक है, प्रूफ के साथ ही चीजें होते हैं। तूने पूछ लिया मेरे को प्याज, तो प्याज जितना था बोल दिया, मत पूछा कर मेरे को ऐसे, रोक नहीं पाता अपने आप को, डिफ्लेटर उठ जाएगा। और পেঁয়াজের দাম বেশি হলেই দেখবি এসে বলবে পেঁয়াজের দাম জানো, ऐसा करके कल से प्याज बंद घर पे। मिडिल क्लास फैमिलीज में ऐसे बात करते हैं, टमाटर और प्याज। फिर भी बंगालीज का ना टोमेटो अगर थोड़ा महंगा हो भी जाए ना तो फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज बंगालीज का जो खाने का स्टाइल है उसमें टमाटर के बिना ही ज्यादा खाना बनता है। आजकल आदत हुआ है, ठीक है, वही मैं बोला है, बंगालीज खाना बिना टमाटर का ही बनता है। ये लोग क्योंकि बाटा मसाला यूज करते हैं ना, तो टमाटर का जरूरत नहीं होता। लेकिन नॉर्थ इंडिया में टमाटर बहुत चाहिए। पाकिस्तान तो बिना टमाटर का खाना ही नहीं बना सकता, कुछ नहीं कर सकता, सोच भी नहीं सकता है। 1000 रुपए किलो हो जाए तब भी टमाटर। टमाटर चाहिए, इतना टमाटर से प्यार है उन लोग। और हमारे पंजाब जो पंजाबी खाना जो होते हैं, पाकिस्तान का भी वही है, ठीक है, पंजाबी खाना वो सब बिना टमाटर का नहीं बनेगा। अच्छा देखो, तो जीडीपी डिफ्लेटर समझ में आ गया। The deflator measure the current level of price related to the level of price in the base year. Since nominal GDP and real GDP must be same in the base year, the deflator for the base year is always 100. As you know, inflation is a closely monitored aspect of macroeconomic performance and a significant variable guidance macroeconomic policy. Using the GDP deflator, the inflation rate between two consecutive years can be computed using the following procedures. जैसे inflation rate in year 2, अगर तुमको किसी भी, मैं आपको एक एग्जांपल से भी दिखाऊंगा, अगर सेकेंड ईयर का इन्फ्लेशन आपको ढूंढना है तो जीडीपी डिफ्लेटर इन ईयर 2 माइनस जीडीपी डिफ्लेटर इन ईयर 1 डिवाइडेड बाय जीडीपी डिफ्लेटर इन ईयर 1 करने से आपको ईयर 2 का इन्फ्लेशन का पता चल जाएगा। दिखाता हूँ। जैसे जीडीपी डिफ्लेटर इन इंडिया नॉर्मली अगर एक्सपेक्ट कर रहे हो कि 154.87 पॉइंट्स में पहुंचेगा बाय द एंड ऑफ 2022 अकॉर्डिंग टू द ट्रेडिंग इकोनॉमिक ग्लोबल मैक्रो मॉडल्स एनालिस्ट एक्सपेक्टेशंस, ये एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से आता है। In the long term, the Indian GDP deflator is projected to trend around 167.94 points in 23 and 175.67 points in 24 according to economic models. तो अगर ये मॉडल सही होता है तो इन्फ्लेशन रेट 23 में कितना बनेगा? 167.94 minus 154.87 divided by 154.87 into 100. तो इन्फ्लेशन रेट इन 2023 एज कंपेयर टू 2022 कितना बनेगा? 8.439%। जैसा डेटा आपको मिलता है उस डिफ्लेटर कैसे आया आपको दिखाया। अब डिफ्लेटर का डेटा को इन्फ्लेशन को कैलकुलेट करने के लिए यूज किया जाता है। लुक एट, नॉर्मली जीडीपी डिफ्लेटर का बेस को क्या माना जाता है? 100, माने जो शुरुआती चीजें होते हैं उसको क्या माना जाएगा? 100। आप बोलोगे 100 बेस ईयर माने একটা তো স্টার্টিং নিতে হবে। कोई भी कंपैरिजन स्टार्ट करने के लिए एक तो स्टार्टिंग ईयर होना चाहिए। जैसे बचपन में मैथ्स करते थे, लेट दी होल अमाउंट बी 1, पहले 1 से सिखाया जाता था, बाद में x में आए तो वही 1, 2 क्यों नहीं? 1 क्यों, 2 क्यों नहीं? किसी भी चीज को पूरा समझने के लिए, होल को कॉन्सेप्ट को समझने के लिए ऑलवेज 1 माने 100%, फिर उसके बेसिस में बाकी चीज कैलकुलेट होता है। लेट दी होल बी 1, ধরি সম্পূর্ণ অংশটি 1, ऐसा करके हम लोग का टीचर बोलते हैं, ठीक है। अगर पूरा कोई भी चीज को एक बने क्या? होल,
वैसे ही बेस को यहाँ पर अगर 100 माना जाए, जैसे मानो नॉमिनल जीडीपी 2014 का और रियल जीडीपी 2014 का सेम माना जा रहा है 100, एक से फॉर एग्जाम्पल। अब अगर ये डेटा तुम्हारे सामने है और जीडीपी डिफ्लेटर आपके सामने है, तो नॉमिनल जीडीपी भी तुमको मिल जाएगा, रियल जीडीपी भी तुमको मिल जाएगा, जीडीपी डिफ्लेटर भी तुम कैलकुलेट कर सकते हो। अभी फॉर्मूला कैलकुलेट दिखाया आपको। ऐसा करते करते 2015, 16, 17, 18, 19 सभी का नॉमिनल, रियल और जीडीपी डिफ्लेटर कैलकुलेट हो जाएगा। अगर इसी तरह से जो भी हम लोग कैलकुलेशंस किए इन्फ्लेशन रेट का, 2022 का डेटा, 23 का डेटा डिवाइडेड बाई 22 का डेटा इंटू 100, इस तरह से 2023 का इन्फ्लेशन रेट कैलकुलेट हुआ, तो ये डिफ्लेटर से ही संभव हो सकता है। और इसी तरह से इन्फ्लेशन का रेट पता लगाया जाता है। ठीक है, बाद में देखना, पढ़ाते पढ़ाते बोले जा रहा हूँ, बार बार एक चीज बोलने से तो आगे नहीं बढ़ पाएंगे, लेकिन घर पे रिवाइज करिएगा तो चीजें दिमाग में रहेगा। नहीं तो अभी तो समझ तो रहे हो, लेकिन बाकी आगे जाके भूल जाओगे। A deflator above 100 is an indication of price level. A deflator above 100 is an indication of price level being higher as compared to the base year. अगर 100 से थोड़ा ज्यादा होता है तो हम मानेंगे कि प्राइस ज्यादा जा रहा है। From year 15 through 19, we find that price levels क्या हुआ, धीरे 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 बढ़ने लगा 14 से लेके 19 तक। उसमें सबसे ज्यादा हाईएस्ट रहा आई थिंक 16 में, और एज पर द डेटा गिवन ईयर। तो कहता है GDP deflator is greater than 100 if the GDP deflator is greater than 100। कंसंट्रेशन रखो नहीं तो माथा के ऊपर से जाएगा। मैं पहले बहुत कहानी सुनाता हूँ, क्यों सुनाता हूँ बोला तो अभी स्टार्ट होने से पहले मैं आपको रिसेंट डेटा सुना रहा था, TNVC खोल के नहीं दिखा रहा। क्यों सुना रहा, ताकि जब मैं ये सब चीजें बताऊं आप समझ पाओ कि कहाँ यूज होता है। नहीं तो मेरे को क्या है भाई, किताब ही पढ़ा के खत्म कर देते हैं, मेरा काम बन जाएगा। लेकिन मैं चाहता हूं कि आपको इतना पढ़ा दूं कि बाकी काम आप भी कर सको, ठीक ना। और क्या है ना, मेरा सब्जेक्ट है सारा कॉन्सेप्चुअल, ज्यादा प्रैक्टिस से भी मेरे यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो जाता है। आपको एक चीज ही ठीक से पढ़ा दे तो बाकी आपसे हो जाएगा। अब कैलकुलेशंस वाला पेपर हो ना, उसमें बहुत अलग वैरायटीज होते हैं, यहाँ पर वैरायटी कम है। कॉन्सेप्ट में ही थोड़ा ज्यादा एक ही चीज को बार बार बका है। कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, एक क्यों चार चीज करो, बात समझ में आ जाएगा। देखो, जीडीपी डिफ्लेटर इज ग्रेटर देन 100, ठीक है, तो दे नॉमिनल जीडीपी इज ग्रेटर देन रियल जीडीपी। अगर जीडीपी डिफ्लेटर 100 से ज्यादा है, इसका मतलब है कि नॉमिनल जीडीपी ग्रेटर देन रियल जीडीपी। हर्ट्स कहाँ चला गया, देख, 1100 ग्रेटर देन 800, 1300 ग्रेटर देन 950, 1550 ग्रेटर देन 1190, 1700 ग्रेटर देन 1240। और ये तो होना ही था, बिकॉज नॉमिनल तो करंट प्राइस से कैलकुलेट होते हैं। करंट मार्केट प्राइस से जीडीपी एमपी कहते हैं इसको, और रियल जीडीपी तो कांस्टेंट प्राइस से कैलकुलेट होते हैं सर, मैंने बेस प्राइस से। ये तो होना ही था। मैंने जब भी ऐसा होगा तब भी तो आप समझ लेना इन्फ्लेशन इज देयर। अगर उल्टा होगा तो इन्फ्लेशन अच्छा है, मैंने इन्फ्लेशन कम रहा है। ऐसी হচ্ছে সেজন্য অটোমেটিক্যালি ইনফ্লেশন বেড়ে যাচ্ছে, ठीक ना। क्या वर्ड्स, पढ़ाई में मन नहीं है लग रहा है मुझे लग रहा है कहीं और है। पढ़ ले सर, पढ़ ले, थोड़ा पढ़ ले, जब तक पढ़ रहे थोड़ा पढ़ ले, उसके बाद घर जाके तो दुनिया का टेंशन रहता ही है। ठीक है, टेंशन को क्लास में घुसने के टाइम पे टेंशन को बाहर रख के आना ही अच्छा होता है, क्योंकि जैसे ही क्लास से बाहर जाओगे टेंशन तो आ ही जाएगा। अरे मेरे लाइफ में टेंशन नहीं है क्या, मैं कोशिश करता हूँ। तुम देखना कभी कभी मेरा स्टार्टिंग में पढ़ाते पढ़ाते ना मैं थोड़ा सा मेरा होता है, मैं कनेक्ट नहीं कर पाता, सोचता हूँ फिर कनेक्ट नहीं कर पाता, दैट मीन्स मेरा माइंड कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा है। आज ही हो रहा है, अभी कुछ देर पहले। फिर पढ़ाते पढ़ाते ना मेरे को समझ में आता है, नहीं यार, जो टाइम अभी मिला है उसको यूटिलाइज करते हैं, फिर कंसंट्रेट करते हैं, तभी जाके मेरे दिमाग में एग्जाम्पल्स चलता है, नहीं तो नहीं चलता। हाँ होता है, ऑब्वियसली होता है, लेकिन कोशिश करो कि क्लास में टेंशन को बाहर रख के आए। थॉट्स को तो कंट्रोल करना ही तो इंसान का सबसे बड़ा ताकत है।
बाकी बाकी प्राणी में और इंसान में ही फर्क है कि हम थॉट्स को कंट्रोल कर सकते हैं जो बाकी प्राणी नहीं कर सकते। आएगा, ऑब्वियसली आएगा, लेकिन कंट्रोल वही तो इंसान को इंसान बनाता है। हम लोग बोलते हैं ना यदि गॉड्स का हाईएस्ट लेवल क्रिएटर है ह्यूमन बीइंग, बोलते हैं ना हम लोग, तो क्यों? बिकॉज वी कैन कंट्रोल आवर माइंड। बाकी क्रिएचर्स जो है ना कंट्रोल नहीं कर सकते, मैक्सिमम क्रिएचर्स, सबको ही नहीं, कुछ किसी किसी के अंदर तो मैं देखा हूँ कि ह्यूमन से भी अच्छे हैं। जो भी हो, चलो। So deflator above 100 is an indication of price level being higher as compared to the base year. From the year 15 to 19, we find that price levels are higher than that of the base year. The highest is 2016. If the GDP deflator is greater than 100, then nominal GDP is greater than real GDP. If GDP deflator next year is less than the GDP deflator this year, then the price level has fallen. And if it is greater, price level has increased. Okay. The nominal and real GDP respectively of a country in a particular year are 3000 crore and 4700 crore respectively. Particular year में 3000 crore and 4700 crore respectively. Calculate GDP deflator and comment on the level of price of the year in a comparison with the base year. ठीक है। अच्छा, आपका नॉमिनल जीडीपी कितना है? 3000। रियल जीडीपी कितना है? 4700। कैलकुलेट जीडीपी डिफ्लेटर कितना आया? 68.33 है ना। तो प्राइस लेवल हैज फॉलन सिंस जीडीपी डिफ्लेटर इज लेस देन 100। अगर 100 से कम है ना तो प्राइस लेवल क्या हुआ? गिरा है। अगर 100 से ज्यादा होता तो 100 क्या है? इंडिकेटर। 100 से ज्यादा माने प्राइस इंक्रीज, 100 से कम माने प्राइस डिक्रीज। पर ऐसे भी दिखाई दे रहा है, नॉमिनल 3000, रियल 4700। अगर नॉमिनल ज्यादा होता है, रियल कम होता माने कम होता है तो अच्छा, माने उसको इन्फ्लेशन होते हैं। अगर यहाँ पे तो नॉमिनली कम है और रियल ज्यादा, तो ऑब्वियस बात है, उससे तो समझ में आ ही रहा है कि 100 से कम आएगा। प्राइस राइज हो ही नहीं, प्राइस थोड़े से। प्रोडक्शन अगर सेम भी है या प्रोडक्शन इंक्रीज भी हुआ है, बट प्राइस बढ़ा नहीं है, प्राइस गिरा है। तभी तो सिंस प्राइस लेवल हैज फॉलन सिंस जीडीपी डिफ्लेटर इज लेस देन 100, इसीलिए जीडीपी डिफ्लेटर 100 से कम हुआ। पिछले जितना भी एग्जांपल्स था सभी केस में जीडीपी डिफ्लेटर 100 से ज्यादा था, और हर केस में नॉमिनल ज्यादा है, रियल कम है। और करेंटली जो क्वेश्चन हुआ इसमें रियल ज्यादा है, नॉमिनल कम है। माथा में क्या बात? फाइंड नॉमिनल जीडीपी इफ रियल जीडीपी इक्वल्स टू 450 एंड प्राइस इंडेक्स इज 120। आपको प्राइस इंडेक्स दे दिया और रियल जीडीपी दे दिए, तो आपको क्या पूछा है? नॉमिनल पूछा है। तो फॉर्मूला में पुट करो ना, जो मिसिंग नंबर है उसको ढूंढो। तो नॉमिनल जीडीपी इक्वल्स टू रियल जीडीपी इनटू प्राइस इंडेक्स बाय 100, दिस इज द फॉर्मूला। तो नॉमिनल जीडीपी आपको चाहिए, रियल जीडीपी आपको पता है 450, प्राइस इंडेक्स आपको पता है 120, और 100 तो बेस होता है, फॉर्मूला के पार्ट है। तो कितना हुआ नॉमिनल? 540। तो नॉमिनल हुआ 540, रियल हुआ 450 and inflation is there. Suppose nominal GDP of a country is in 2010 is given at 600 crore and price index is given as base year of 2010 is 100. Now let the nominal GDP increases to 1200 crore in 2018 and the price index rise to 110. Find out real GDP. ठीक है, तो सिंपल है, पहले जो जो चीजें मिल जाए उसको पुट करो, ज्यादा माथा ना लगाओ। रियल जीडीपी इक्वल्स टू फॉर्मूला आपको पता है, नॉमिनल इनटू 100 डिवाइडेड बाय प्राइस इंडेक्स, माने ठीक उल्टा होगा ना। अगर नॉमिनल जीडीपी इक्वल्स टू रियल जीडीपी इनटू प्राइस इंडेक्स बाय 100 होता है, तो रियल जीडीपी इक्वल्स टू क्या होगा? नॉमिनल जीडीपी इनटू 100 बाय प्राइस इंडेक्स। तो रियल जीडीपी कितने का है आपका? पता नहीं, यही तो पूछा है, लेकिन नॉमिनल दिया है ना 1200, है ना। नाउ लेट द नॉमिनल जीडीपी इंक्रीजेस टू 1200 करोड़। तो 1200 आपको पता है, 100 आपको पता है क्योंकि 100 तो फॉर्मूला के अंदर आता है। और जब रियल जीडीपी नॉमिनल जीडीपी इंक्रीज हुआ है तो आपका प्राइस इंडेक्स कितना हुआ है? 110। तो अगर ये पता है तो रियल कितना होगा?
1090, कैलकुलेट करके देख लो, 1200 इंटू 100/110 तो कितना हो गया 1090। दैट मीन्स 1090 हो गया रियल और 1200 हो गया नॉमिनल, मैंने इन्फ्लेशन इज देयर, मैंने प्राइस इंक्रीज है। समझ में आया ना? हाँ, जीडीपी डिफ्लेटर का कॉन्सेप्ट ये सबाई बुझते पारलो, ऑनलाइन है, बोलो सर। Yes, sir. ओके सर, Thank you, sir. ओके सर। तो जीएनपी वगैरह इसे फॉर्मूला में बोल दिया था, है ना, जीएनपी एमपी इक्वल्स टू जीडीपी एमपी प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, जीडीपी एमपी इक्वल्स टू जीएनपी एमपी माइनस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, एनएफआईए माने नेट कॉम्पेंसेशन ऑफ एम्प्लॉइज प्लस नेट इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरशिप प्लस नेट रिटेन अर्निंग। ठीक है, अब नेट कॉम्पेंसेशन ऑफ एम्प्लॉइज माने जो आप यहाँ के एम्प्लॉइज को पे कर रहे हो और बाहर के एम्प्लॉय को, और देशे लोग থেকে যেটা দিচ্ছি দিচ্ছি তার অ্যাডজাস্ট, মানে देश के लोगों को जो पे किया जा रहा है और बाहर वाले को जो पे किया जा रहा है उसका जो नेट है, नेट कॉम्पेंसेशन ऑफ एम्प्लॉइज प्लस नेट इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरशिप, प्रॉपर्टी से जो आ रहा है और बिजनेस करके जो आ रहा है, और जो पहले का इनकम है तुम्हारा, रिटर्न अर्निंग माने पुराना इनकम, रिटर्न अर्निंग जो अर्निंग तुमने रिटर्न करके रखा, सब कुछ जोड़ के ऑब्वियसली जो इनकम तुम कर रहे हो, प्रॉफिट का जो पार्ट तुम रख देते हो जो बाद में फ्यूचर में बिजनेस में यूज किया जाता है उसे को रिटर्न अर्निंग कहते हैं। ठीक है, फॉर्मूला को एक बार प्लीज गो थ्रू कर लीजिएगा, बार बार बोल रहा हूँ। देख, अब यहाँ पर एक फैक्टर कॉस्ट के थ्रू से तुम्हें एक जीडीपी कैलकुलेशन दिया, जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट। जैसे जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट का फॉर्मूला क्या है, तो जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट का फैक्टर माने 4 फैक्टर ऑलवेज होते हैं, बार बार बोलता हूँ। फैक्टर माने लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप, इसे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कहते हैं। दुनिया में कोई भी चीज बना लो, ये माइक्रो इकोनॉमिक्स का एक टॉपिक है प्रोडक्शन बोल के, उसमें पढ़ाया जाता है कि फैक्टर माने 4 चीज होते हैं, और इवन मैंने यहाँ पर भी लास्ट दिन समझाया था सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम के अंदर। अगर आपके पास लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप, मैंने बिजनेस करने के लिए आपको जमीन का जरूरत है, बिजनेस करने के लिए आपको लेबर का जरूरत है, बिजनेस करने के लिए आपको कैपिटल का जरूरत है, बिजनेस करने के लिए आपको एंटरप्रेन्योर का जरूरत है। तो अगर आप लैंड देते हो किसी ना किसी हाउस होल्ड से, तो बदले में उसको क्या मिलता है, रेंट, कैपिटल के बदले इंटरेस्ट, लेबर के बदले वेजेस और एंटरप्रेन्योरशिप के बदले प्रॉफिट। ये चारों चीज जीडीपी एट मार्केट प्राइस जो भी रहेगा, माने मार्केट प्राइस से जो भी प्रोडक्ट का रेट आप निकालोगे, इससे तुम नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को निकालो। नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस माने सरकार को जो जीएसटी वगैरह पे होता है ना, उसे साइड करो, तो उसमें तुमको जो मिलेगा उसे कहते हैं जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट। ठीक है, मार्केट प्राइस से नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को हटा देने से फैक्टर कॉस्ट मिलता है। तो मनी वैल्यू ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस्ड विद इन ए कंट्रीज डोमेस्टिक लिमिट, माने देश के अंदर, as received by the factor of production is measured by GDP at factor cost। और फैक्टर कॉस्ट का बहुत सारा तरीका है कैलकुलेट करने का, जैसे यहाँ पर एक फॉर्मेट दिया है। फैक्टर कॉस्ट मैंने क्या बोला, मार्केट प्राइस माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस माने हम लोग सरकार को क्या पे करते हैं, इनडायरेक्ट टैक्स के रूप में जीएसटी पे करते हैं, और बदले में सरकार हमें क्या देता है, सब्सिडीज देते हैं, है ना। हर किसी को नहीं देता, बट इकोनॉमी में तो कंट्रीब्यूट होता है ना। तो मार्केट प्राइस से इनडायरेक्ट टैक्सेस को हटा के जो सब्सिडीज मिलता है उसे हम लोग कहते हैं फैक्टर कॉस्ट। फैक्टर कॉस्ट का नॉर्मल फॉर्मूला है मार्केट प्राइस माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्स, और नेट इनडायरेक्ट टैक्स का मतलब होता है इनडायरेक्ट टैक्सेस प्लस सब्सिडीज, यानी ये जीडीपी एट मार्केट प्राइस माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस बने इनडायरेक्ट टैक्सेस प्लस सब्सिडीज, मैंने तुमने सरकार को इनडायरेक्ट टैक्स दिया और सरकार से सब्सिडी दिया, एडजस्ट करना है ना, तो तभी उसको नेट बोलते हैं। और मार्केट प्राइस माने क्या होता है, फैक्टर कॉस्ट प्लस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस माने क्या, फैक्टर कॉस्ट तो अभी बार बार बोल रहे हैं, लैंड के लिए रेंट, लेबर के लिए वेजेस, कैपिटल के लिए इंटरेस्ट एंड एंटरप्रेन्योरशिप के लिए प्रॉफिट, यही है फैक्टर कॉस्ट। इसके साथ जीएसटी सरकार को दिया और सब्सिडी सरकार से लिया, ठीक है, एडजस्ट होके नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस मिलेगा। तो इस तरह से मार्केट प्राइस कैलकुलेट होता है, इस तरह से फैक्टर कॉस्ट कैलकुलेट होता है। अब आगे जाके जीएसटी
सॉरी जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट का अगर फॉर्मूला आपको करना है तो कैसे कर सकते हैं, जीडीपी एमपी माने जीडीपी एट मार्केट प्राइस माइनस इनडायरेक्ट टैक्सेस प्लस सब्सिडीज इक्वल्स टू कॉम्पेंसेशन ऑफ एम्प्लॉइज। इसका मतलब क्या है, कॉम्पेंसेशन ऑफ एम्प्लॉइज माने एम्प्लॉय को जो अमाउंट पे किया जाता है प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस। ऑपरेटिंग सरप्लस में क्या आ सकता है, रेंट आ सकते हैं, इंटरेस्ट आ सकते हैं, प्रॉफिट आ सकते हैं। माने आप बिजनेस करके जो स्पेशल सरप्लस कमा रहे हो, सपोज आपका रेंट आ रहा है, सपोज आप इंटरेस्ट से कमा रहे हो, आप प्रॉफिट से कमा रहे हो, वो सारा आपका क्या बन जाएगा, बिजनेस का ऑपरेटिंग सरप्लस। मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड, सेल्फ एम्प्लॉयड जो अलग अलग मिक्स तरीके से इनकम करते हैं। और इसमें क्या जोड़ना चाहिए, डिप्रिसिएशन, जो एसेट का वेयर एंड टियर के कारण कोई भी एसेट का, जैसे टेबल हो, कंप्यूटर हो, बेंचेस हो, उसका एक डिप्रिसिएशन होता है। डिप्रिसिएशन माने वैल्यू डिटोरिएट होना। ये डिप्रिसिएशन रेट गवर्नमेंट डिसाइड करते हैं एसेट टू एसेट। इस तरह से जीडीपी एमपी माइनस इनडायरेक्ट टैक्सेस प्लस सब्सिडीज इक्वल्स टू क्या हो गया, कॉम्पेंसेशन ऑफ एम्प्लॉइज प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स्ड इनकम ऑफ एम्प्लॉयड प्लस डिप्रिसिएशन, सब जोड़ जाड़ के जीडीपीएफसी आता है। अब आपको एक चीज दिखाते हैं, आपको थोड़ा आइडिया। जैसे यहाँ पर एक जीडीपी फैक्टर कॉस्ट कैलकुलेट करके आपको दिया गया, समझो थोड़ा आइडिया मिले। इंडस्ट्री दिया है इधर, यहाँ पर जीडीपी दिया है और इसमें परसेंटेज चेंज ओवर प्रीवियस ईयर दिया, ठीक है। मैंने यहाँ पर एक्चुअली प्रीवियस ईयर क्वार्टर टू प्रेजेंट ईयर क्वार्टर, मैंने एक्चुअली ऑलवेज 2 साल का कंपेयर होता है। अगर प्रीवियस ईयर मेरा 22-23 था और प्रेजेंट ईयर मेरा 23-24 है तो उसका हिसाब, इससे आपको चेंज का पता लग जाता है। क्वार्टर क्वार्टर का कर रहे हैं तो क्वार्टर 2 के साथ क्वार्टर 2 का कंपेयर करो, क्वार्टर 1 के साथ क्वार्टर 1 का कंपेयर करो, क्वार्टर 3 के साथ क्वार्टर 3 का कंपेयर करो, और अगर क्वार्टर से नहीं देखना है, ईयर का ईयर देखना है, तो ईयर ऑन ईयर कंपेयर करो। तो सारा क्वार्टर एडजस्ट। यहाँ पर क्वार्टर 2 का डेटा दिया, एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री एंड फिशिंग, माने बेसिकली प्राइमरी लेवल 3 सेक्टर है रे बाबा। प्राइमरी लेवल में क्या है, एग्रीकल्चर है, फॉरेस्ट्री है, फिशिंग है, एक्सेट्रा। इसमें प्रीवियस ईयर में तुमने जितना करोड़ कमाया, मतलब सरकार का जितना जीडीपी, पिछले साल का डेटा भी है, प्रेजेंट ईयर का भी है। अमाउंट में फर्क नहीं, वो तो टोटल करके मिल जाएगा। अब चीजें देखो कैसे हो रहा है, माइनिंग एंड क्वेरी, मैंने बेसिकली सरकार जो माइनिंग जो करते हैं, अलग अलग मिनरल्स वगैरह जो माइनिंग करके निकाला जाता है, मेटल्स वगैरह, मैन्युफैक्चरिंग से इतना हुआ है, इलेक्ट्रिसिटी गैस एंड वाटर सप्लाई से इतना हुआ है, कंस्ट्रक्शन करके इतना हुआ है, ट्रेड, होटल्स, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन से इतना, फाइनेंसिंग, इंश्योरेंस, रियल एस्टेट एंड बिजनेस सर्विस से इतना, कम्युनिटी, सोशल एंड पर्सनल सर्विस से इस तरह। तो ये सारी चीजें कॉस्ट में दिया है, मैंने जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट के थ्रू से। जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट मैंने अभी बोला, जीडीपी एट मार्केट प्राइस माइनस इनडायरेक्ट टैक्सेस प्लस सब्सिडी, सब कुछ कैलकुलेट करने के बाद हमें ये चीज मिलता है। इसमें मुझे एक करंट ईयर डेटा और एक प्रेजेंट ईयर डेटा मिलता है। बस डेटा को जब हम टोटल करते हैं तो मुझे जो डेटा मिलता है, ये क्वार्टर 2 का पिछले साल का और ये क्वार्टर 2 का करंट ईयर का। तो इसमें मुझे चेंजेस देखने को मिल रहा है कि जीडीपी लास्ट ईयर के फैक्टर कॉस्ट के हिसाब से 6.9% में ग्रोथ। तब हम लोग बोलते हैं कि पिछले साल से इस साल का जीडीपी बढ़ा है। इसका एस्टिमेट करने का और भी तरीका है, मैं आपको 3 मेथड बताया था। ये तो बस फैक्टर कॉस्ट के एंगल से, ये फैक्टर कॉस्ट के एंगल से भी जोड़ो तो तुमको जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट मिल जाता है। जैसे आपके दिमाग में चल रहा होगा सर फैक्टर कॉस्ट क्या है, बार बार बोल रहा हूं, बेसिक प्राइस क्या है, मार्केट प्राइस क्या है। फैक्टर कॉस्ट मैंने तो आपको बोल रहा हूँ कि फैक्टर जो 4 फैक्टर है उसके लिए आप जो पेमेंट कर रहे हो, मैंने बिजनेस जो पेमेंट कर रहा है, बेसिक प्राइस एंड मार्केट प्राइस। We need to clearly understand the difference between the concept of market price, factor cost, and basic price. GDP at basic price excludes any taxes on products the producers receive from the purchaser and passes on to the government. For example, GST, sale tax, service tax, ये सब बेस प्राइस पे नहीं होता। GDP at basic price में क्या एक्सक्लूड रहते हैं सर, एनी टैक्सेस जो प्रोडक्ट एंड प्रोड्यूसर रिसीव फ्रॉम दी परचेजर। जैसे कि जब कोई प्रोडक्ट सेल किया जाता है उसके अंदर जीएसटी का भी रेट होता है, सेल्स टैक्स या सर्विस टैक्स हो सकता है, वो सब चीजों को साइड करके जब हम कंपेयर करते हैं तब उसे हम लोग बेसिक प्राइस, ठीक है। बट इंक्लूड्स एनी सब्सिडीज द प्रोड्यूसर रिसीव्स फ्रॉम द गवर्नमेंट। बट बेसिक प्राइस के अंदर अगर सरकार से कोई प्रोडक्ट बनाने के लिए आपने कोई सब्सिडी रिसीव किया था वो कैलकुलेट किया एंड यूजेस टू लोअर द प्राइस चार्ज टू
purchase. In simple terms, the basic price is the subsidized price without tax. Basic price क्या होता है? सरकार के सब्सिडी के साथ बिना टैक्स का जो दाम है वो बेसिक प्राइस। হ্যাঁ, যেটা ট্যাক্স কালেক্ট করছি কিন্তু ট্যাক্সের দামটাকে বাদ দিয়ে হিসাব করব। মানে একটা প্রোডাক্টের দাম 100 টাকা কিন্তু 18% জিএসটি লাগিয়ে 118 টাকা, তাহলে আমি বেসিক প্রাইস বলবো 100 টাকা, আর 18% জিএসটি হলে ওটা হয়ে যাবে ফ্যাক্টর কস্টের মধ্যে বা মার্কেট প্রাইসে চলে যাবে। মার্কেট প্রাইসে চলে যাবে 118 और बेसिक प्राइस चले আসবে 100। बेसिक प्राइस क्या होता है? उसमें फैक्टर कॉस्ट होता है। फैक्टर कॉस्ट माने प्रोडक्ट को बनाने में जो 4 फैक्टर लगा तो चारों फैक्टर का कॉस्ट को जोड़ा जाएगा। सिंपल एग्जांपल है सर, एक मैगी पैकेट बनाओ या मोबाइल फोन बनाओ, तुमको एक घर चाहिए होगा जहां पर तुम वो चीज करोगे, इसको हम लोग लैंड कहते हैं इकोनॉमिक्स के भाषा में। उसका रेंट का कॉस्ट तुमको पर प्रोडक्ट में प्रोपोर्शनेटली लगाना है। एक मैगी पैकेट अगर 15 टका में बन रहा है ना या 14 टका में, तो मैगी जिस फैक्ट्री में बन रहा है उस फैक्ट्री का जो कॉस्ट है ना रेंट का, तो कॉस्ट वो सभी प्रोडक्ट में असाइन करेगा, नहीं तो 2 दिन में कंपनी उठ जाएगा। कॉस्टिंग बोल के भी एक पेपर मैम कराते हैं ना इंटरमीडिएट लेवल में, आप लोग भी आगे जाके करोगे। कॉस्टिंग में सिखाया जाता है कि कैसे प्रोडक्ट का कॉस्टिंग अपोर्शन किया जाता है, और कॉस्टिंग के ऊपर एक कोर्स भी बना हुआ है सीएमए, जो कॉस्ट स्पेशलाइज होते हैं। हर ऑर्गेनाइजेशन पे एक कॉस्ट अकाउंटेंट, एक क्या 10 कॉस्ट अकाउंटेंट होते हैं। तब जाके एक प्रोडक्ट का प्राइस असाइन होता है, और तब जाके वो प्रोडक्ट में मार्केट प्राइस कैलकुलेट कर पाते हैं, तभी जाके वो सर्वाइव कर पाते हैं। समझ में आ रहा है? तो लैंड का रेंट, लेबर का वेजेस, कैपिटल का इंटरेस्ट और एंटरप्रेन्योर का प्रॉफिट, ये चारों चीज को इग्नोर करके दुनिया में तो कुछ होता ही नहीं है। उसी को कहते हैं फैक्टर कॉस्ट। इसमें अगर प्रोडक्शन टैक्सेशन जोड़ दिया जाए और प्रोडक्शन सब्सिडी को हटा दिया जाए, ठीक है, तो आपको मिल जाएगा बेसिक प्राइस। रिलेशनशिप बिटवीन फैक्टर कॉस्ट एंड बेसिक प्राइस क्या है? फैक्टर कॉस्ट प्लस प्रोडक्शन टैक्स माइनस प्रोडक्शन सब्सिडी, यही है बेसिक प्राइस। रिलेशनशिप बिटवीन बेसिक प्राइस एंड मार्केट प्राइस क्या है? बेसिक प्राइस प्लस प्रोडक्ट टैक्स माइनस प्रोडक्ट सब्सिडी। बेसिक प्राइस क्या है आपको पता चल गया, प्रोडक्ट टैक्स क्या है आपको पता चल गया, वहां से प्रोडक्ट सब्सिडी को हटा देने से आपको मार्केट प्राइस का पता चलेगा। सब एकदम लॉजिकली कैलकुलेशन है, ठीक है। पढ़ना पड़ेगा, रिवाइज करना पड़ेगा, माथा में तो भी जा रहा है, लेकिन रेगुलर चर्चा ना करने से दिमाग से बाहर होता जाएगा। Thus, market price includes both product tax as well as production tax. माने प्रोडक्ट टैक्स माने प्रोडक्ट के ऊपर जो जीएसटी लग रहा है, प्रोडक्शन टैक्स माने सरकार प्रोडक्शन पे अगर कोई जैसे एक्साइज ड्यूटी बोलते हैं उसको, प्रोडक्शन टैक्स को एक्साइज ड्यूटी बोलते हैं। प्रोडक्ट प्रोड्यूस होके बाहर निकलेगा, एक्साइज ड्यूटी दे के निकालना पड़ता है, तभी जाके गोडाउन से प्रोडक्ट शोरूम तक जाता है। आजकल एक्साइज ड्यूटी को भी जीएसटी के अंदर जोड़ दिया गया, जो मैन्युफैक्चरर से ले लिया जाता है। पहले उसको एक्साइज ड्यूटी के नाम पे बोला जाता है। अब कोई बोलेगा सर सरकार हर बात में टैक्स लेते हैं, सर अगर सरकार हर बात में टैक्स नहीं लेगा तो हमारा देश कैसे चलेगा? अब जितना चिल्लाना है चिल्ला लो, कुछ कर नहीं सकते। कुछ लोग बहुत चिल्लाते हैं सरकार सारा पैसा टैक्स में ले रहा है, क्या कर सकते हैं? सर थोड़ा सेक्रीफाइस सभी को करना पड़ेगा अगर देश का डेवलपमेंट चाहते हो। और अगर आप बोलोगे कि मेरे को सैक्रिफाइस नहीं करना है पर हमें जॉब भी चाहिए, हमें प्रोटेक्शन भी चाहिए, तो ये दोगला बन जाता है। थोड़ा कम खाया करो। जब देश का आजादी का दौर था तब कितने सारे लोगों ने जिंदगी दिया था, तब जाके आज हम लोग चेयर में बैठ के डायलॉग बाजी कर रहे हैं। तो उनके सैक्रिफाइस के कारण आज हम लोग यहाँ हैं। सुभाष बोस को देख लो, भगत सिंह को देख लो, बहुत नाम है सर। हम लोग आजाद भारत में तो नहीं जन्मा है, लेकिन एक गरीब भारत में जन्मा, फिर उस गरीब भारत आज एक मिडिल क्लास भारत में पहुंच रहा है, फिर यही मिडिल क्लास भारत आज एक सुपर पावर के अंदर काउंट होने लगा है, हुआ नहीं है। तो अगर हम लोग कुछ सेक्रीफाइस नहीं करेंगे और हम बोलेंगे कि देश में डेवलपमेंट नहीं है, तो आपको नहीं लगता ये दोगलापन है? हम लोग ऑलवेज एक्सपेक्ट करते हैं कि देश हमारे लिए क्या करता है। कभी क्वेश्चन हमें भी करना चाहिए कि हम देश के लिए क्या करते हैं।
अरे थोड़ा कम खा के, थोड़ा ज्यादा काम करके, थोड़ा देश के जीएसटी में, थोड़ा देश के टैक्स में अगर भरपाई कर सकते हैं, थोड़ा सर्विस देके, तो क्या ये सेवा नहीं है? और आप लोगों को चुनो मत, ये भी तो हमारे ही हाथ में। हमें एज ए पब्लिक एक होना चाहिए। अब बोलोगे सर हम तो सही को चुनते हैं, कोई और किसी को वोट देता तो हम क्या करें? वो वो भी समझना पड़ेगा, यूनिटी इज स्ट्रेंथ। अब हम एक नहीं है, ये भी हमारा ही प्रॉब्लम है। कुछ समझ में आ रहा है? पढ़ाई पढ़ने के टाइम पे तो ये उसने ये किया, उसने वो किया, तुम क्या किए, हम क्या किए। सोचो सर, सोचो। डेवलप कंट्रीज का उम्मीद तो सब लेके बैठे हुए हैं, ऐसा देश होगा। चाइना से कनेक्ट करते हैं, देख के आओ चाइना कितना सेक्रीफाइस कर रहा है। चाइनीज लोगों का सेक्रीफाइस नहीं जानते आप लोग? उनके सेक्रीफाइस के कारण आज चाइनीज कितना बड़ा देश बन पाया है, इतना ताकत बना है, अमेरिका को धमका रहा है, डरता है अमेरिका चाइना से। और हमारा कहाँ है सेक्रीफाइस? हम लोग तो नींद तक सेक्रीफाइस नहीं कर पाते, सबको 10 घंटा सोना है। करते कि नहीं करते बोलो? आई एम ऑल्सो इंक्लूडेड इन दिस पार्ट। मैं बस रियलाइज करने का कोशिश करता हूँ, कभी आपको बताता हूँ, आप भी क्या करो। डेवलप कंट्री चाहिए, डेवलप जॉब चाहिए, नौकरी चाहिए, खुद की तरफ से कुछ नहीं। सब मोदी ममता सब आके करेगा क्या? वो लोग अपना काम करेगा, स्वार्थी होगा तो अपना पॉकेट भर के चला जाएगा, जो मेहनती होगा थोड़ा कोशिश करेगा, कोई भाईपो को जॉब दे देगा, किसी का भाईपो नहीं है तो कोई और को देगा, बना लेगा भाईपो। वो ये देश जितना ममता का है, जितना मोदी का है, उतना हमारा भी है। नहीं है? लेकिन हमें क्या लगता है, जैसे देश मोदी का ही हो गया। एटीट्यूड ही हमारा ऐसा है ना। बंगाल जैसे दीदी का है, दीदी का बंगाल है क्या? हमें लोगों के एटीट्यूड के कारण ये लोग सोचते हैं कि सब उसका है। जैसे ममता दीदी तो पूरा बंगाल को अपना सोचता है, जैसे पूरा हर एक एक मिट्टी का मालिक है वो। न्यूटन को अपना पर्सनल संपत्ति समझता है, विश्व बांग्ला उसका पेट प्रोजेक्ट है, মানে जैसे पर्सनल संपत्ति है उसकी। এটা বানিয়েছিলাম, এই করে দিয়েছি, ওই করে দিয়েছি, সব আমি করেছি। और जिसमें देखो उसमें विश्व बांग्ला, अपना भाई को और वो। इसका मतलब एडवर्टाइजमेंट उसने सीखा विश्व बांग्ला। यहाँ यार ये लोग पूरा विश्व बांग्ला सुनानी, विश्व बांग्ला गेट, विश्व बांग्ला टावर, सब विश्व बांग्ला। क्या है विश्व बांग्ला? तब बाकी नहीं समझ में आया। ये विश्व बांग्ला और कुछ नहीं है, ये दीदी का भाईपो का पेट प्रोजेक्ट है। हर जगह में अपना खेल खेल के रखता है, हर प्रॉपर्टी में वो या फिर उसका रिलेटिव्स। उसका बाप का है, बिजनेस करता है। एक दिन स्नैप कैब में चढ़ा, स्नैप कैब चलता है ना, क्या स्नैपी कैब है क्या बोलते हैं, स्नैप कैब बोलते हैं। स्नैप कैब में चढ़ा, स्नैप कैब का ड्राइवर बोलता है कि स्नैप कैब ममता दीदी का भाईपो का है। हमें क्या बात करते हो? वो कब से एंटरप्रेन्योर बन गया? बोले हाँ तो क्या है, इतना पैसा और किसके पास है? गाड़ी टाटा का, बिजनेस भाईपो का। हाँ स्नैपकैप कोलकाता में सबसे ज्यादा चला है, लॉन्च किया है, लेकिन ये भाईपो का कुछ नहीं है। लेकिन लोगों को फैला के रखा है कि मेरा है। एक बैंगलोर का एक एंटरप्रेन्योर है स्नैपकैप का, मोस्ट प्रॉब्ली, या गुड़गांव का, भले की भाईपो का है। अरे लोगों के मन में भाईपो को एंटरप्रेन्योर बना के रख दिया। कौन? नहीं नहीं नहीं, वो नहीं जानता, ऐसा कुछ भी नहीं है। वही तो मैं बोल रहा हूँ कि लोगों के मन में ऐसा चीजें करके रखा है। मैंने कैसे हुआ, हावड़ा स्टेशन में स्नैप कैब को स्पेशल जगह में लगाए, उबेर को भी नहीं मिला। ठीक है, तो हावड़ा स्टेशन में उसी को जगह मिलती है जो उसके थोड़ा पॉलिटिकल बैकिंग। ठीक है, अब उधर भाईपो ने उसको जगह दिया स्नैप कैब को, उबेर को नहीं दे रहे हैं। तो क्योंकि स्नैप कैब को जगह दिया इसलिए भाईपो का हो गया स्नैप कैब।
नहीं तो कैसे कर सकता है? मैंने लोगों के दिल में इस तरह से पॉलिटिकली करप्ट कर रहा है। ऐसा कुछ भी नहीं है। हर जगह अपना बना लिया, हर चीज में उसका भाईपो और फैमिली का नाम है, और हम लोग इधर बैठे बैठे सिर्फ देख रहे हैं। हम लोग के पास एक ताकत है, वो है डेमोक्रेटिकली वोट देना, वो भी नहीं दे पाते ठीक से। कोई घर से नहीं निकलता, किसी को लगता है क्या है, जो भी आएगा ऐसा ही करेगा, ऐसे ही रहने देते, रखो क्या है। एक दिन देखेगा तुम सोया हुआ बेड पे, भाई को उठा के लेके जा रहा है, ये बेड भी मेरा है। लिख के रख लो, लिख के रख लो। इसी तरह से कांग्रेस कांग्रेस का फैमिली और परिवारवाद देश को डेवलपमेंट से रोका है। अगर बीजेपी भी परिवारवाद करेगा, वो भी देश को डुबाएगा। वो अलग बात है कि बीजेपी परिवारवाद में बिलीव नहीं करते हैं, ठीक है, लेकिन अगर कभी करता है तो वो भी खतरनाक बात है। परिवारवाद अच्छा नहीं है, देश के लिए खतरनाक है। नहीं, उसका कहाँ परिवारवाद चलता है? बीजेपी आरएसएस से चलता है। और आरएसएस में तुम जाओ ना, आरएसएस में परिवार छोड़ के जाना पड़ता है। हाँ, वही जहाँ है। और आप इसको देख लीजिए क्या नाम है। और भी सर है, और भी दो चार लोग हाँ है, मैं कहाँ बोल रहा हूँ नहीं है, पहले जैसे बिजनेस ही था, पॉलिटिक्स में आ वो तो गया। मुझे पता है। मैं तो बोल रहा हूँ कि जहाँ करेगा वो गड़बड़ी है, मैं कहाँ बोल रहा हूँ कि गड़बड़ नहीं है। बट ये लोग बहुतों के बीच में एक आध लोग करते हैं, और बाकी केस में क्या है ना, पूरा बने पॉलिटिक्स का जड़ ही एकदम परिवार से जुड़ा है सर, क्योंकि ये बहुत फैला हुआ है इसका पार्टी। तो अभी तुमको मिलेगा, मैं कहाँ बोल रहा हूँ नहीं है, जहां भी परिवारवाद जुड़ेगा वो खतरा है। मानता हूं कि मैं बीजेपी को थोड़ा फेवर करता हूं, लेकिन गलत को गलत ही बोलूं, चाहे कोई भी करे। अगर गडकरी साहब अपने बच्चा को फेवर कर रहा है तो ऑब्वियसली गलत बात। बीच में तो ये भी आएगा, एक पॉलिटिकल लीडर था, अचानक से बोल रहा है कि सर आप इनमें से रोड पास कर दीजिए, और ठीक है पास कर देंगे। लाइव न्यूज में बोल दिया, ये हो रहा था, सेशन हो रहा था, उसमें बोला कि एक पॉलिटिकल लीडर है जो ये सर आप इधर से रोड पास कर दीजिए, कर देंगे, ठीक है कर दे। वो थोड़ा ऐसे बात करते हैं, वो मैं देखा, बट वो भी अच्छा लीडर, अच्छा है, लीडर सही है, सही काम मैंने काम करता है, काम सही कर रहा है। ठीक है ना। परिवारवाद अगर कभी भी करे गलत। हाँ, अगर उसका एलिजिबिलिटी है, योग्यता है, दिया जा रहा है, ठीक है, अपनी योग्यता से अगर वो जगह पा रहा है तो ठीक है, लेकिन तुम योग्य नहीं हो और तुम्हें मिल रहा है, ये खतरा है। अच्छा, तो क्या मिल रहा है सर? प्रोडक्ट दस मार्केट प्राइस इंक्लूड बोथ प्रोडक्ट टैक्स एज वेल एज प्रोडक्शन टैक्स व्हाइल एक्सक्लूडिंग बोथ प्रोडक्ट एंड प्रोडक्शन सब्सिडीज। यानी सरकार अगर आपको प्रोडक्शन के लिए सब्सिडी दे रहा है या प्रोडक्ट के लिए सब्सिडी दे रहा है, तो वो चीज आपको माइनस करना पड़ेगा, तभी जाके आपको मार्केट प्राइस। ये सब दिमाग में रखना है, नहीं तो जब माथा के बाहर चला जाएगा। पार हेड इनकम क्या है सर? टोटल जीडीपी को जब हम लोग नंबर ऑफ पर्सन से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो हमें पार हेड इनकम वगैरह मिलता है। डिस्पोजेबल इनकम बोला था मैंने आपको लास्ट दिन, कि डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम उसे कहते हैं पर्सनल इनकम टैक्स माइनस पर्सनल इनकम माइनस पर्सनल इनकम टैक्स। आप जितना कमा रहे हो उससे जितना टैक्स भर रहे हो, और अगर कुछ नॉन टैक्स पेमेंट है आपका, मैंने टैक्स नहीं है पर आपको पेमेंट करना पड़ता है, लाइक एनी लाइसेंस फी एटसेट्रा, ठीक है, उससे भी आप माइनस कर दो। तो नॉन टैक्स पेमेंट, टैक्स पेमेंट करने के बाद पर्सनल इनकम से जो बचे आपका, दैट इज योर डिस्पोजेबल इनकम। ये डिस्पोजेबल इनकम का सबसे बड़ा जो पावर है वो ये है कि जिस कंट्री में डिस्पोजेबल इनकम जितना ज्यादा होगा वो कंट्री उतना रिच माना जाता है। मानो कंट्री बहुत कमा रहा है लेकिन टैक्स देते देते पैसा जा रहा है, जैसे करंट भारत का ऐसा ही है। हम इनकम तो करते हैं लेकिन हमें टैक्स भी बहुत देना पड़ता है। अभी कुछ देर पहले मैं डायलॉग बाजी कर रहा था ना, किस मैटर में कर रहा था, कि देश को डेवलपमेंट करने के लिए हमें कुछ देना पड़ेगा, क्योंकि करेंटली भारत का जो डेवलपमेंट का स्टेज है
उसमें पब्लिक का कंट्रीब्यूशन जरूरी है। हाँ ऑब्वियस, एक बहुत बड़ा तबका नहीं देता, वो बस प्रोडक्ट परचेस करने का टाइम पे देता है। इनकम टैक्स तो ऑब्वियसली नहीं करता। 5 लाख तक अगर आपका इनकम है, देखो एज पर रूल 2,50,000 या 3 लाख तक अगर आपका इनकम है, आपको एक्चुअली सरकार के घर में टैक्स का मैंने प्रूफ भी देने का जरूरत नहीं। एनुअल इनकम 3 लाख तक you don't need to give any proof to the government कि I have earned something। आपको आपने कुछ इनकम किया, ये प्रूफ देने का जरूरत नहीं है। अगर आपका इनकम 7 लाख तक है, सुन लो सर, एनुअल इनकम 7 लाख तक अगर आपका है, आपको सरकार के घर में एक्चुअल में कोई टैक्स जमा देने का जरूरत नहीं है। तो अगर मिडिल क्लास चिल्लाते हैं ना कि सरकार सारा टैक्स में ले लिया, तो गलत बोल रहा है। हाँ मिडिल क्लास अगर एक चीज में बोल सकते, क्योंकि जीएसटी माने अंबानी से लेकर बम्बानी सबको देना पड़ता है। अंबानी माने सुपर रिच और बम्बानी माने गरीब बंदा। जीएसटी सबको देना पड़ता है, उसमें कोई भेदभाव नहीं। अब जीएसटी को लेके आम आदमी चिल्ला सकता है, लेकिन क्या है ना, जो इनकम टैक्स दे सकते हैं वो नहीं देते, इसलिए सरकार को जीएसटी का रास्ता लेना पड़ता है। जब सीधा उंगली में घी नहीं उगता है तो क्या करा जाए, उंगली को टेढ़ा करना पड़ेगा। भारत शुरू में इनकम टैक्स में ही सारा टैक्स कोशिश करता था कि रिच लोग पैसा देगा तो देश बनेगा। हाँ माने कॉन्सेप्ट इज लाइक कि रिच लोग पैसा छुपा रहा है, जितना टैक्स बनता है वो देता नहीं है इनकम के थ्रू से। मिडिल क्लास भी इनकम छुपाता रहता है, स्पेशली बिजनेसमैन। तो गवर्नमेंट देख रहे कि भाई देश का 140 करोड़ आबादी में अगर 65% यूथ है, अगर मानो 30 करोड़ लोग कमाते हैं या 40 करोड़ लोग कमाते हैं, तो 40 करोड़ में से हार्डली 4 से 5 करोड़ लोग ही ऐसे हैं, 5 से 10%, वो भी नहीं पूरा पूरी, 5 to 6% जो एक्चुअली इनकम टैक्स भरते हैं। तो अगर सरकार को इनकम टैक्स से पैसा मिल जाता तो सरकार को इतना चिंता नहीं था कि जीएसटी वगैरह में माथा खराब करने का। लेकिन सरकार को पता है, चाहे कोई भी सरकार चलाए, कि वे लोग इनकम टैक्स छुपाएगा। तो अगर देश को अर्न करना है तो जीएसटी के अलावा कोई रास्ता नहीं है। और जीएसटी जब लगाया जाएगा तब तुम लोगों को कंट्रोल नहीं कर सकते कि भाई जीएसटी बड़ा आदमी के लिए है, गरीब के लिए नहीं, गरीब के लिए है मिडिल क्लास के लिए नहीं, क्योंकि ये इकोसिस्टम फॉलो नहीं हो सकता। दुकानदार थोड़ी ना तुम्हारा चेहरा देख के तुमको प्रोडक्ट बेचे, और तुम थोड़ी ना रोज इनकम सर्टिफिकेट लेके जाओगे, भाई मैं गरीब हूं मेरे से जीएसटी मत मांगो, और मैं रिच हूं मेरे से जीएसटी मांगो। दैट इज नॉट पॉसिबल। तुम्हें कुछ तो कॉमन पॉइंट में आना पड़ेगा। कुछ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स है सर जो कवर कर पाना बहुत मुश्किल है। हम लोग बाहर बैठ के बड़ा बड़ा बात तो कर देते हैं, पर रियलिटी में सोल्यूशन जब तुम कभी मौका मिले जिंदगी में, तब तुमको ये चीज रियलाइज हो। जब तक आम आदमी की तरह सोचोगे, तब तक ऑब्वियसली एक सर्टेन पॉइंट तक सोचोगे, आम आदमी की तरह ही सोच पाओगे। लेकिन जिस दिन आप लोग एक एजुकेटेड थिंक टैंक की तरह सोचोगे, तो तुमको रियल प्रॉब्लम समझ में आएगा, और उस दिन तुम रियलाइज कर पाओगे। कभी जिंदगी में एक बिजनेस बना के दिखाओ, खुद के दम से कोई भी काम करके दिखाओ, पता चलेगा। अगर खुद के दम से बिजनेस ना भी बना पाते हो, अगर कोई बड़ा ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट भी बनते हो, अच्छा माने ठीक ठाक पोजिशन पे, तो भी समझ जाओ एक ऑर्गेनाइजेशन चलाना कितना मुश्किल है। अब यहाँ पर डिस्पोजेबल इनकम का कुछ फॉर्मूलाज भी दिए हैं। जैसे यहाँ पर एक नेट नेशनल डिस्पोजेबल इनकम एंड ग्रॉस नेशनल डिस्पोजेबल इनकम। मैंने डिस्पोजेबल इनकम के अंदर क्या रखा गया जानते हो? नेट नेशनल इनकम को रखा गया अदर नेट करेंट ट्रांसफर फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। मैंने रिसीव लेस पेमेंट, मैंने जितना रिसीव किया और जितना हमने पेमेंट किया बाहर को, वो वाला चीज दिया जा रहा है। इसको बोलते हैं नेट करेंट ट्रांसफर फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, ऑल्सो नोन एज ट्रांसफर इनकम। ट्रांसफर इनकम के बारे में कोई पॉइंट बोले क्या? मैंने जो बाहर को देते हैं और बाहर से ले रहे हैं, उसको भी यहाँ पर दिया रहे हैं सर।
और नेट नेशनल डिस्पोजेबल के अंदर क्या रखा गया, एनएनआई यानी नेट नेशनल इनकम प्लस नेट टैक्सेस ऑन इनकम एंड वेल्थ रिसीव्ड फ्रॉम अब्रॉड एंड नेट सोशल कंट्रीब्यूशन एंड बेनिफिट रिसीवेबल फ्रॉम अब्रॉड। और जीएनडीआई माने ग्रॉस नेशनल डिस्पोजेबल इनकम, दैट इज एनएनडीआई माने नेट नेशनल डिस्पोजेबल इनकम। अभी बोला डिस्पोजेबल क्या होता है, नेट नेशनल डिस्पोजेबल इनकम प्लस सीएफसी। ठीक है, सीएफसी माने करेंट ट्रांसफर करेंट फैक्टर कॉस्ट। ठीक है, करेंट फैक्टर कॉस्ट और अदर नेट करेंट ट्रांसफर फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। इस तरह से एनएनडीआई और जीएनडीआई के बारे में बन रहा है। एक कुछ क्वेश्चन करने से आपको थोड़ा सा, वैसे एक क्वेश्चन इधर मिलेगा आपको, प्राइवेट इनकम इज ए मेजर ऑफ द इनकम बोथ फैक्टर इनकम एंड ट्रांसफर इनकम which accrue to private sector from all source within and outside the country। माने आप देश के अंदर से कमा रहे हो प्लस बाहर से भी कमा रहे हो। प्राइवेट इनकम क्या है, फैक्टर इनकम फ्रॉम नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट accruing to the private sector प्लस NFIA माने नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड प्लस नेशनल डेब्ट इंटरेस्ट प्लस करंट ट्रांसफर फ्रॉम गवर्नमेंट और अदर नेट ट्रांसफर फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। एग्जांपल्स के थ्रू से समझ सकते हो चीजों को। फॉलोइंग एक डेटा दिया जैसे फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा, ये इस तरह का क्वेश्चन काफी पॉपुलर है। कैलकुलेट एनएनपीएफसी मैंने नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, मैंने सभी एक एक तरह का नेशनल इनकम का ही एक एक नाम है, अलग अलग तरीके से यूज किया जाता है। एनएनपीएफसी है, एनएनपीएमपी है, जीएनपीएमपी है, जीडीपीएमपी है। आपको सारे डेटा चाहिए, कुछ उसके लिए आपको कुछ डेटा दिया, जैसे ऑपरेटिंग सरप्लस दिया मैंने रेंट इंटरेस्ट प्रॉफिट से आपने जो कमा के रखा, मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड का दिया, रेंट का हिसाब दिया, प्रॉफिट दिया, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस दिया, कंजम्पशंस ऑफ फिक्स्ड कैपिटल दिया, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड दिया और कॉम्पेंसेशन ऑफ एम्प्लॉइज दिया। आपको पूछते हैं यहां से आप कैलकुलेट करके बताओ कि आपका एनएनपीएफसी क्या होगा, आपका एनएनपीएमपी क्या होगा, जीएनपीएमपी क्या होगा, जीडीपीएमपी क्या होगा। इसके लिए आपको हर एक फॉर्मूला दिमाग में बैठना चाहिए। जैसे जीडीपीएमपी कैलकुलेट करने के लिए आपको क्या चाहिए, ऑलरेडी ये फॉर्मूला आपको अभी कुछ देर पहले ही पढ़ाया, कॉम्पेंसेशन ऑफ एम्प्लॉइज प्लस मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस डिप्रिसिएशन और प्लस इनडायरेक्ट नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। ठीक है, ये सारा पॉइंट को टोटल करने से आपको मिलेगा। तो ऑपरेटिंग सरप्लस का मतलब क्या होता है, रेंट प्लस प्रॉफिट प्लस इंटरेस्ट। अच्छा, इधर आपका 1000 का है मैंने एक एक पॉइंट का जो दिया है, कॉम्पेंसेशन ऑफ एम्प्लॉइज 1000 का है, डेटा चेक कर सकते हैं, नीचे दिया है देखो, कॉम्पेंसेशन ऑफ एम्प्लॉइज 1000 का, मिस्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड 1100 का, ऑपरेटिंग सरप्लस 2000 का। ठीक है, अच्छा ऑपरेटिंग सरप्लस 2000 का। अच्छा, अलग से रेंट प्रॉफिट भी दिया है और इंटरेस्ट भी दिया है क्या, नहीं इंटरेस्ट इसके अंदर नहीं है। तो एक काम कर सकते हैं, रेंट प्लस प्रॉफिट प्लस इंटरेस्ट, ऑपरेटिंग सरप्लस का ये मतलब होता है। तो हम लोग 1000 को लेंगे, 1100 को भी लेंगे और ऑपरेटिंग सरप्लस में जो 2000 दिया है उसे भी लेंगे। और एक चीज आप ख्याल करो, रेंट और प्रॉफिट को नहीं जोड़ा गया, क्यों, क्योंकि रेंट और प्रॉफिट ऑलरेडी ऑपरेटिंग सरप्लस के अंदर है, तो जबरदस्ती किसी को नहीं जोड़ना है। अब ऑपरेटिंग सरप्लस के अंदर रेंट प्रॉफिट इंटरेस्ट है तो फिर अलग से उसको नहीं लेना है, समझे ना, डबल काउंटिंग हो जाएगा। अच्छा, और हमें क्या चाहिए, डिप्रिसिएशन का डेटा चाहिए। डिप्रिसिएशन का मतलब दो चीज होता है, कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल का मतलब ही होता है डिप्रिसिएशन। जैसे आपके पास जो फोन या लैपटॉप है वह एक एसेट है ना, आप कितना साल पहले खरीदे थे, बोलो ना, हाँ, कितने दाम पे लिए थे, अभी इसका कितना दाम मिलेगा, पता नहीं 40 मिल जाएगा, चलो मान लेते उसके बाद 40 मिल जाएगा, मे भी स्पेसिफिकेशंस होगा तो मिल सकता है। लेकिन आपने पूरा आधा 40,000 कहाँ भेज दिए, डिप्रिशिएट कर दिए। तो इसका मतलब क्या हो गया, आपने वो कैपिटल को क्या कर लिया, 40,000 आपने खा लिया, कंज्यूम कर लिया। इसीलिए डिप्रिसिएशन का दूसरा नाम क्या हो गया, कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल।
सही है ना? चीजों को समझ के पढ़ो तो चीजें याद रह जाएगा। कोशिश करो अंडरस्टैंड करने की। नहीं तो এনএফআইএ মানে বারবার বললাম যেটা দেশের লোককে দিচ্ছি আর যেটা বিদেশের মানে দেশের লোক বাইরে থেকে যেটা কামিয়ে নিয়ে আসছে আর বিদেশের লোককে দেশ যেটা দিচ্ছে দুটোকে नेट करो এটা এখানে लॉस আছে। माने हम लोग बाहरी लोगों को ज्यादा दे रहे हैं और बाहर से कम कमा के लेके आ रहे हैं, इसलिए -50 करोड़ का डेटा है। तो पहला वाला केस में मेरा जो फॉर्मूला था इसमें जीडीपीएमपी में एनएफआई में नहीं आता है क्योंकि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में एनएफआई तो नहीं जोड़ा जाता है ना, अप्रोड तो इसमें नहीं है, तो सिर्फ डोमेस्टिक मैटर है, इसलिए डिप्रिसिएशन जोड़ेगा और नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस जोड़ेगा। ठीक है, ये डिप्रिसिएशन है। आपको नाम का मतलब पता होना चाहिए कि डिप्रिसिएशन का मतलब ही ये होता है, ये पता होना चाहिए। तो सब कुछ कैलकुलेट करके आपको डेटा मिला है कितना 4950, यही आपका ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। आपको पूछा गया था जीएनपीएमपी, ठीक है, तो जीएनपीएमपी का फॉर्मूला क्या है, जीडीपीएमपी से जो आपको डेटा मिला मैंने 4950 का और एनएफआईए मैंने नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, जीडीपीएमपी के साथ एनएफआईए को जोड़ने से ये फॉर्मूला का सीट देखना लिखा हुआ मिलेगा और इस नोट्स के अंदर मैंने मैट के अंदर भी मिल जाएगा, तो आपका 4900 आता है। एनएनपीएमपी क्या होता है, जीएनपीएमपी मैंने जीडीपी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एंड मार्केट प्राइस प्लस कंजम्पशन ऑफ माइनस कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल मैंने डिप्रिसिएशन। तो जीएनपी एनएनपीएमपी अगर आपको चाहिए तो जीएनपीएमपी से डिप्रिसिएशन को हटाना है, तो 4900 आपका टोटल जीडीपी हो रहा था यहाँ से, वहां से डिप्रिसिएशन को हटा दो तो 4500 आएगा। ठीक है, और एनएनपीएफसी और नेशनल इनकम कितना होगा, एनएनपीएमपी माने ये जो आपका आया है यहाँ से नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को हटाओ, माने जितना आपने सरकार को टैक्स दिया और जितना आपने सरकार से सब्सिडी लिया वो है 450 जो क्वेश्चन में गिवन है, तो आपका एक्चुअल नेशनल इनकम हुआ 4050 करोड़। इस तरह से चीजें काम करते हैं। अब ये सारा डेटा कलेक्ट किया जाता है और फिर उसे कैलकुलेट किया जाता है। ठीक है, घर जाके ये क्वेश्चन थोड़ा ट्राई करना, फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा एस्टिमेट नेशनल इनकम एंड पर्सनल इनकम, ट्राई करिएगा। ठीक है, एक ही क्वेश्चन दे रहा हूँ, या जोर से जोर इलस्ट्रेशन 6 और 7 ये दोनों जरूर ट्राई करिए। कल ही क्लास है हम लोगों का, कल हम लोग इसी तरह का वेराइटीज ऑफ क्वेश्चन सिर्फ प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, कल कितने बजे है, 9:30 मैंने 9:45 तक आ जाइएगा सर। ठीक है, 9:45 तक आ जाइएगा। कल नेशनल इनकम रिलेटेड जितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर है इस तरह का जो एग्जाम में काफी पूछते हैं ये डिस्कस कर देंगे ना, तो मुझे नेशनल इनकम के और कुछ ज्यादा कुछ बताने का जरूरत नहीं है। इसके बाद नेशनल इनकम पे एक एडवांस कॉन्सेप्ट है दैट इज केंशियन कॉन्सेप्ट, वो थोड़ा बता रहा हूँ, उसमें थोड़ा ग्राफ वगैरह है लेकिन ये कैलकुलेशंस में ग्रीप होना चाहिए क्योंकि एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन तो आपको मिलेगा ही। ठीक है, ठीक है सर, ये वाला ये तुमको नहीं मिलेगा, ये मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगा, ले लेना बस, ये सीए का मैट है। ठीक है सर, मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगा ये मैट। ओके चलो बाय, कल Bye, ऑफलाइन sir. क्लास रहेगा 9:45 बजे आ जाइएगा सर। ठीक है, चलो बाय बाय। बस घर जाएगा।